हाथ ऊपर करो, तुम अरेस्ट हुए हो। मैंने इलीगली 50 मिलियन का फ्रॉड किया है। फंड ट्रांसफर करते वक्त मुझे अंकल हैट ने रेड हैंडेड पकड़ लिया था, जिस पर इंटरोगेशन के दौरान मैं अचानक एडमिनिस्ट्रेटिव कैप्टन से पूछता हूँ, ऑफिसर, जिन टू टेंस ऑफ मिलियंस फ्रॉड का आप मुझ पर आरोप लगा रहे हो वो कब हुआ था? जिस पर वह कहता है कि कल रात 8:30 बजे। लेकिन पुलिस ऑफिसर हाथ हिलाते हुए इम्पेशेंट हो जाता है। अब एविडेंस क्लियर है, वह मुझसे और कुछ सुनना नहीं चाहता है। जिस पर अगले ही सेकंड मैं खुद को हंसने से रोक नहीं पाता हूँ और ऑफिसर की तरफ घूरते हुए उसे देखता रहता हूँ। फिर मैं कहता हूँ कि मुझे याद है कल 8 से 9 बजे के बीच मैं पुलिस स्टेशन के बाहर एक बाइक तोड़ रहा था। फिर क्राइम कहाँ से आ गया? यह सुनकर इंटरोगेशन रूम में अचानक सन्नाटा छा जाता है। सभी एक दूसरे को देखते रहते हैं। उन्होंने सिर्फ फ्रॉड केस पर ध्यान दिया था, लेकिन मेरी बात को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया था। जिस पर पुलिस ऑफिसर मुझे उठाकर फिर से डिटेंशन रूम में डाल देता है। लेकिन पैनिक होने के बजाय मैं हंसता रहता हूँ। इसके बाद मैं अपने पिछले लाइफ को याद करता हूँ, जहाँ मेरी डॉटर लियू रुयान और मेरा रूममेट चू शेंग एक बड़ा फ्रॉड केस करते हैं, लेकिन वह मेरी इनोसेंस का फायदा उठाते हैं। मेरा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और फिंगरप्रिंट यूज करके मुझे ही मेन क्रिमिनल बना देते हैं और मैं 10 साल के लिए जेल चला गया था, जिस पर मेरे पेरेंट्स नफरत और दर्द के साथ मर गए थे। उस समय मैं बस यही सोचता रहा था कि अगर मैं फर्स्ट हियरिंग तक जिंदा रह गया तो फिर से रोशनी देख पाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फर्स्ट हियरिंग के एक दिन पहले ही उन्होंने किसी को भेजकर मुझे मरवा दिया, जिस पर अब जब मैं बाकी बचे हुए करीब 5 घंटे देखता हूँ तो बिना सोचे मैं भागता हुआ बाहर निकलता हूँ, टैक्सी पकड़ता हूँ और सिटी पुलिस स्टेशन के बाहर पहुंच जाता हूँ। फिर मैं रोड के किनारे से एक ब्रिक उठाता हूँ और लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू करता हूँ। आज मैं तुम्हें पूरा लाइफ का ब्रिक स्मैशिंग शो दिखाने वाला हूँ। यह कहते हुए मैं ब्रिक्स उठाकर एक सीधी लाइन में खड़ी शेयर्ड बाइक्स को एक एक करके तोड़ना शुरू करता हूँ। एक्शन काफी एग्रेसिव और शॉकिंग होता है, जिस पर कमेंट्स और बैरगे इंस्टेंटली एक्सप्लोड होने लगते हैं। लोग कहते हैं ये ब्लॉगर पागल हो गया है, जल्दी पुलिस को बुलाओ, स्क्रीन पूरी भर जाती है। और कुछ लोग मेरी आइडेंटिटी तक एक्सपोज करने लगते हैं। यह देखकर मैं जोर से हंसता हूँ और भी जोर से बाइसाइकिल्स तोड़ता जाता हूँ, क्योंकि यही इफेक्ट मैं चाहता था। लेकिन जैसे ही मैं 5वीं बाइकल तोड़ने जाता हूँ तभी मेरे कानों में रियल पुलिस सायरन की आवाज आती है, जिस पर मैं तुरंत ब्रिक फेंक देता हूँ और लाइव स्ट्रीम की तरफ मिडिल फिंगर दिखाता हूँ और कहता हूँ, याद रखना, आज 23 अक्टूबर 2023 रात 8 बजे लाओ त्सु शेंगलिन ने फिर क्राइम किया है। इसके बाद 3 पुलिस ऑफिसर्स दौड़ते हुए आते हैं और एक ऑफिसर मेरा मोबाइल छीन लेता है, जिस पर मैं हाथ ऊपर उठाकर कोऑपरेट करता हूँ और जोर से चिल्लाता हूँ कि मैं पागल हूँ। यह सुनकर कई ऑफिसर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि मैं मेंटली डिस्टर्ब्ड हूँ, इसलिए वह कुछ देर तक पास आने से डरते हैं, जिस पर उनकी हिचकिचाहट देखकर मैं रुक नहीं पाता हूँ और फिर से ब्रेक उठाकर बाइक पर मारता हूँ। फिर मैं कहता हूँ, अगर तुम मुझे अरेस्ट नहीं करोगे तो मैं तोड़ता रहूंगा। काम डाउन, काम डाउन। एक यंग पुलिसमैन आगे आता है और मेरे हाथ से ब्रिक लेने की कोशिश करता है, लेकिन मैं खुद को छुड़ाकर पुलिस कार की तरफ भागता हूँ। गाइज, अगर आप क्रिकेट फॉलो करते हो तो मेरे पास आपके लिए एक ग्रेट न्यूज है। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 स्टार्ट हो गया है। मैं सारे मैचेस इस ऐप के थ्रू फॉलो करूंगा। इसमें सब कुछ एक ही जगह मिलता है, लेटेस्ट मैच शेड्यूल, लाइव मैचेस का कवरेज और अपनी स्पोर्ट्स नॉलेज से अर्न करने का मौका। एंड आईपीएल के स्टार्ट के लिए इस टीम ने कुछ अमेजिंग गिफ्ट्स प्रिपेयर किए हैं। पूरा टूर्नामेंट के दौरान कैश प्राइजेस और एप्पल टेक के गिवअवेज होंगे, एक परफेक्ट चांस अपना फोन अपग्रेड करने का। और यही नहीं, आईपीएल के दौरान सभी नए प्लेयर्स को उनके पहले 4 डिपॉजिट्स पर बोनस मिलेगा। पहली बार ऐसा हो रहा है और अभी आप मैक्सिमम 70,000 रुपीज तक का बोनस ले सकते हो प्रोमो कोड मांगा1x के साथ। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करो, वेबसाइट पर अपडेट्स चेक करते रहो और अपना गेमिंग बैंक अभी से रेडी करो। और एक्साइटेड होकर कहता हूं कि मुझे जेल जाना है, मुझे 10 साल के लिए जेल जाना है। ये देखकर कई पुलिस ऑफिसर्स एक दूसरे को देखते हैं, क्योंकि उन्होंने पहली बार इतना कोऑपरेट करने वाला क्रिमिनल देखा है। इसके बाद इंट्रोगेशन रूम में मैं काफी एरोगेंट रहता हूँ। मैं न सिर्फ इंटेंशनली प्रॉपर्टी डैमेज करने की बात मानता हूँ, बल्कि कंपेंसेशन देने से भी मना कर देता हूँ और इंसिस्ट करता हूँ कि मुझे डिटेंशन में रखा जाए, जिस पर एक मिडिल एज पुलिस ऑफिसर मुझे समझाने की कोशिश करता है। लेकिन मैं तुरंत लॉ की लाइन बोल देता हूँ कि कंपनी प्रॉपर्टी को डैमेज करने पर 5 से 10 दिन की डिटेंशन होती है, जिस पर वह चुप हो जाता है। फिर वह पूछता है कि क्या तुम लॉ पढ़ते हो? मैं बस सिर हिला देता हूँ और कुछ नहीं कहता हूँ। इसी बीच मेरे पेरेंट्स मुझे कॉल करते हैं, लेकिन मैं कॉल काट देता हूँ, जिस पर पुलिस मजबूर होकर प्रोसेस फॉलो करती है और मुझे डिटेंशन रूम में भेज देती है। आगे उसी समय मेरे पिछले लाइफ में रुयान और चू शेंग स्कूल के कंप्यूटर रूम में लास्ट फंड ट्रांसफर पूरा कर रहे थे। उन्होंने मेरा स्टूडेंट कार्ड यूज करके डोर एक्सेस लिया था और मेरा फिंगरप्रिंट यूज करके कंप्यूटर अनलॉक किया था। यहाँ तक कि पहले से रिकॉर्ड की गई मेरी वॉइस से ट्रांसफर वेरीफाई किया गया था। सारे एविडेंस मेरे खिलाफ थे, लेकिन अब मैं पुलिस स्टेशन के डिटेंशन सेल में हूँ, जहाँ स्टेट लॉ एनफोर्समेंट मुझे एलीबी दे रही है, जिसे कोई बदल नहीं सकता। फिर मैं हार्ट बेड
पर लेट जाता हूँ और सोने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अचानक मुझे अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है। वह डिटेंशन रूम का दरवाजा खोलकर अंदर आती है और मुझे गले लगा लेती है। उनका शरीर कांप रहा होता है और मेरे डैड सबके सामने झुककर माफी मांगते हैं। पुलिस से कहते हैं कि यह बच्चा शायद किसी स्ट्रेस में है, हम सारे नुकसान की भरपाई करेंगे। यह देखकर मैं उनके चेहरे पर डिस्पेयर और दर्द देखता हूँ और मेरा दिल अंदर से टूटता है, क्योंकि पिछले लाइफ में मेरी वजह से वह कभी सिर उठाकर नहीं जी पाए। मेरे डैड ने घर बेचकर मेरे लिए लॉयर किया था और मेरी माँ रो रो कर अपनी जान दे बैठी थी, जिस पर अब मेरी आंखों में एक फर्म डिसीजन आ जाता है कि इस बार मुझे यहीं रहना है। फिर मैं देखता हूँ कि पुलिस मुझे छोड़ने की तैयारी कर रही है, जिस पर मैं अचानक खड़ा हो जाता हूँ और कहता हूँ कि मैं वापस नहीं जाऊंगा। उसने मुझे मजबूर किया है, वह मेरा पीछा कर रहा है। क्या तुम लोग नहीं देख सकते? मुझे देखो मेरी हालत। ये कहते हुए मेरी माँ जोर जोर से रोती रहती है और मेरे डैड गुस्से और दर्द में कांपते हुए बार बार माफी मांगते रहते हैं। पुलिस, कॉमरेड पुलिस, ये बच्चा मेंटली प्रॉब्लम में है, ये नॉर्मली ऐसा नहीं है। जिस पर मैं इस बात का लूप होल पकड़ लेता हूँ और तुरंत पुलिस पर चिल्लाता हूँ, मुझे मेंटल प्रॉब्लम है, मुझे मेंटल इवैल्यूएशन चाहिए। और मेरा बिहेवियर और भी ज्यादा क्रेजी हो जाता है। मैं दोनों हाथों से अपना सिर पकड़कर गोल गोल घूमने लगता हूँ और मुंह से बार बार बोलता रहता हूँ कि कोई मुझे हार्म करना चाहता है, जिस पर पुलिस वाले अलग अलग रिएक्ट करते हैं। एक यंग पुलिसमैन मुझे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन मैं उसे धक्का दे देता हूँ और चिल्लाता हूँ, मुझे मत छुओ, तुम सब एक ही ग्रुप के हो। यह देखकर मेरी माँ पूरी तरह टूट जाती है, जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन मैं फिर भी इग्नोर करता रहता हूँ, क्योंकि अभी मुझे काम रहना जरूरी है। इसके बाद मैं देखता हूँ कि मेरे डैड आगे बढ़कर मुझे जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश करते हैं, जिस पर मैं तुरंत पुलिस के पीछे छिप जाता हूँ और जोर से चिल्लाता हूँ, हेल्प, ये लोग मुझे किडनैप करना चाहते हैं, मुझे बचाओ। सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए पुलिस मजबूर हो जाती है और मेरे पेरेंट्स को बाहर ले जाकर वेट करने के लिए कहती है, लेकिन वह जाने से मना कर देते हैं और इंटरोगेशन रूम के बाहर कुर्सियों पर बैठकर इंतजार करते रहते हैं। फिर एक फीमेल पुलिस ऑफिसर मुझे गर्म पानी देती है और समझाने की कोशिश करती है, लेकिन मैं ग्लास हटा देता हूं और उसे दूर रहने के लिए कहता हूं, जिस पर पुलिस समझ जाती है कि मुझे समझाना मुश्किल है। तभी अचानक बाहर से मेरी माँ की जोरदार आवाज आती है। वह कहती है, मुझे अंदर आने दो, मैं अपने बेटे से मिलना चाहती हूँ। और अगले ही पल वह दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती है और मुझे पकड़कर बाहर ले जाने की कोशिश करती है। बेटा मेरे साथ चलो, हम डॉक्टर के पास चलते हैं। जिस पर मैं अपनी माँ को धक्का दे देता हूँ और फिर से पुलिस के पीछे छिप जाता हूँ। मेरे डैड मेरी माँ को संभालते हैं, जो जमीन पर बैठी होती है, और वह मुझे निराशा और दुख के साथ देखते हैं। यह देखकर एक पल के लिए मैं पिघलता हूँ, लेकिन तुरंत अपने आप को रोक लेता हूँ और मेरी नजर दीवार पर लगी घड़ी की तरफ चली जाती है। घड़ी में 8:30 बज रहे होते हैं और उसी समय वह टिक करती है, जिस पर मुझे ऐसा फील होता है जैसे कुछ टूट गया हो। मेरे पिछले लाइफ की ट्रेजेडी किसी और जगह पर हो रही होती है, लेकिन इस बार मैं वहां नहीं हूँ। फिर अचानक मैं शांत हो जाता हूँ और पूरी तरह से बदल जाता हूँ, जिस पर मैं कामली कहता हूँ, पुलिस ऑफिसर, मैं थक गया हूँ, मैं गिल्ट एक्सेप्ट करता हूँ, प्लीज मुझे डिटेन कर लो। यह सडन चेंज देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि अभी तक मैं पागलों की तरह बिहेव कर रहा था और अब बिल्कुल शांत हूँ। शेंगलिन, तुम क्या कर रहे हो? लेकिन मैं कोई जवाब नहीं देता हूँ और अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ जाता हूँ। इसके बाद कई पुलिस ऑफिसर्स आपस में बात करते हैं और फाइनली डिसाइड करते हैं कि मुझे ऑब्जर्वेशन के लिए कस्टडी में रखा जाए। डिटेंशन रूम छोटा होता है, जिसमें सिर्फ एक हार्ड बेड और एक टॉयलेट होता है, जिस पर मैं शांति से बेड पर लेट जाता हूँ। फिर मेरे कानों में इवनिंग न्यूज चलती है, जिसमें बताया जाता है कि फेथ टेक्नोलॉजी कंपनी के स्टॉक प्राइस में आज अबनॉर्मल फ्लक्चुएशन हुआ है और इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। अगले दिन सुबह पुलिस स्टेशन के बाहर कई अननोन व्हीकल्स खड़े होते हैं और मुझे इंटेरोगेशन रूम से बाहर लाया जाता है, जहां मैं कुछ नए फेसेस को देखता हूं। फिर एक आदमी जिसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव कैप्टन का आईडी होता है मेरे पास आता है और कहता है, होली स्पिरिट, कल रात 8:30 पर फेथ कंपनी से इल्लीगली 50 मिलियन ट्रांसफर हुआ है। जिस पर मैं मुस्कुराता हूं और कहता हूं, 50 मिलियन? ऑफिसर, आप क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जिस पर कैप्टन एक मोटी फाइल निकालकर टेबल पर पटकता है, जिसमें मेरे सारे ट्रांसफर रिकॉर्ड्स होते हैं और वह सब मेरे पर्सनल ऑथेंटिकेशन के से हुए होते हैं। तभी अचानक दरवाजे पर नॉक होता है और दरवाजा खुलते ही लियू रुयान और चू शेंग अंदर आते हैं। उनके पीछे मेरे पेरेंट्स भी आते हैं। फिर लियू रुयान कहती है कि अंकल आंटी, मैं यह नहीं कहना चाहती थी, लेकिन होली स्पिरिट हाल ही में ऑनलाइन गैम्बलिंग में फंस गया है और कल रात उसने मेरा कंप्यूटर चुरा लिया था। मुझे शक है कि, लेकिन उसकी बात मेरी माँ बीच में ही काट देती है और कहती है कि मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। जिस पर लियू रुयान एक रिकॉर्डिंग चलाती है और उसमें मेरी ही आवाज आती है, मैं बहुत पैसा कमाना चाहता हूँ, इस बार के बाद मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं होगी। यह सुनकर मेरा दिल जोर से धड़कने लगता है। मुझे समझ नहीं आता ये रिकॉर्डिंग कहाँ से आई और मेरे पेरेंट्स के चेहरे एकदम से सफेद पड़ जाते हैं। फिर चू शेंग अपना मोबाइल निकालता है और कहता है कि उसे मेरे बेड के नीचे एक USB मिला है,
जिसमें कई ओवरसीज बैंक अकाउंट्स के रिकॉर्ड्स हैं, जिस पर पुलिस यूएसबी लेकर कंप्यूटर में लगाती है और स्क्रीन पर बहुत सारे कोड्स और बैंक डॉक्यूमेंट्स दिखने लगते हैं जिन्हें मैं समझ नहीं पाता हूँ। जिस पर कैप्टन मेरे पेरेंट्स से पूछता है, होली स्पिरिट के पेरेंट्स हो ना आप? क्या कल रात आपको डेट कलेक्शन का कॉल आया था? मेरी माँ सिर हिलाती है और रोते हुए कहती है कि हाँ, किसी ने कॉल करके कहा कि मेरे बेटे पर 3 मिलियन का कर्ज है। फिर कैप्टन कहता है कि होली स्पिरिट का अबनॉर्मल बिहेवियर एक्चुअली एक क्रिमिनल की निशानी है और सारे एविडेंस परफेक्टली मैच हो रहे हैं जो ये साबित करते हैं कि मैं ही फ्रॉस्टर हूँ। यह सुनकर मेरी माँ का शरीर कांपने लगता है और वह बेहोश हो जाती है। मेरे डैड तुरंत उन्हें संभालते हैं और मुझे निराशा से देखते हैं। यह देखकर मेरे अंदर का सारा गुस्सा और दर्द फूट पड़ता है और मैं चिल्लाता हूं कि मैंने यह सब नहीं किया, सच में मैंने कुछ नहीं किया। जिस पर कैप्टन खड़ा होता है और मेरा हाथ पकड़ लेता है ताकि मुझे सस्पेक्ट से बदलकर आगे की प्रोसेस में ले जाया जा सके। ओवरनाइट में 50 मिलियन के मेजर क्रिमिनल केस का मेन क्रिमिनल बन गया था, जिस पर जब मैं उन आयरन कफ्स को देखता हूं और अपनी मां को फर्स्ट रिस्पॉन्सर्स द्वारा ले जाते हुए देखता हूं तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कता रहता है। मैंने 4 साल लॉ पढ़ा है और मुझे पता है कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और सीक्रेट सिस्टम कितना डेंजरस होता है। पिछले लाइफ में मैं इसी चीज से हार गया था और कोई भी एक्सक्यूज बेकार लग रहा था। तभी दरवाजा खुलता है और मेरा मेंटर अंदर आता है, जिसकी आंखों में डिसअपॉइंटमेंट और कंफ्यूजन होता है। वह कहता है, होली स्पिरिट तुम ऐसे कैसे बन गए? जिस पर मैं सिर झुका लेता हूं और उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पाता हूं। बस धीरे से कहता हूं कि मैंने यह नहीं किया, मेरा सिग्नेचर और सीक्रेट चोरी हुआ है। जिस पर पुलिस हंसते हैं और मेरी बात पर यकीन नहीं करते हैं। मैं और सिमट जाता हूं और चाहता हूं कि कोई मुझे ना देखे, लेकिन मेरी आंखों से आंसू निकलते रहते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझ पर भरोसा करो। यह सुनकर मेंटर एक सांस लेता है और बिना कुछ बोले चला जाता है। इसके बाद क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन कैप्टन हाथ हिलाता है और मुझे ले जाकर मेजर इकोनॉमिक फ्रॉड केस में फाइल कर देता है और मुझे क्रिमिनल डिटेंशन में डाल दिया जाता है। फिर पुलिस मुझे बाहर ले जाती है ट्रांसफर के लिए, जहां पहले से रिपोर्टर्स खड़े होते हैं। जैसे ही मैं बाहर आता हूं, कैमरों मेरी तरफ घुमा दिए जाते हैं। मैं कुछ नहीं बोलता हूं, लेकिन मेरे पीछे लियू रुयान और चू शेंग रिपोर्टर्स से बात करते हैं और कहते हैं कि उन्हें मेरे पेरेंट्स के लिए सिंपैथी है और वह चाहते हैं कि लॉ हर क्रिमिनल को फेयर जजमेंट दे। यह सुनकर मुझे भीड़ के बीच से धक्का देकर आगे ले जाया जाता है। फ्लैशलाइट्स मेरी आंखों पर पड़ती रहती हैं। फिर जैसे ही मैं पुलिस कार में बैठने वाला होता हूं, मैं अचानक एडमिनिस्ट्रेटिव कैप्टन की तरफ देखता हूं और पूछता हूं, ऑफिसर कंफर्म करो क्राइम का टाइम। क्या वो कल रात 8:30 था? जिस पर कैप्टन इरिटेट होकर सिर हिलाता है और मुझे जोर से कार में धकेल देता है और कहता है, एविडेंस क्लियर है, अब क्या आर्ग्यू कर रहा है? यह सुनकर मैं हंसने लगता हूं और कहता हूं, लेकिन कल रात 8 से 9 बजे तक तो मैं पुलिस स्टेशन के बाहर बाइक तोड़ रहा था। यह सुनते ही इंटरोगेशन रूम में माहौल बदल जाता है। कैप्टन का हाथ हवा में ही रुक जाता है, उसका चेहरा खराब हो जाता है और वह मुझे घूरता है। वह पूछता है, तुमने क्या कहा? क्या तुमने कल रात 8 बजे पुलिस स्टेशन के बाहर बाइक तोड़ी थी? जिस पर मैं कुछ नहीं कहता हूँ, बस कुर्सी पर टिक कर बैठ जाता हूँ और हल्का सा मुस्कुराते हुए उसे देखता हूँ जैसे कोई प्ले देख रहा हूँ। इसके बाद कैप्टन अचानक खड़ा होता है, कुर्सी को धक्का देता है और इंटरोगेशन रूम से बाहर भागता है। टेक्नीशियन को बोलता है कि गेट का सीसीटीवी चेक करो, जिस पर वीडियो में साफ दिखता है कि मैं ब्रिक लेकर बाइक तोड़ रहा हूँ। वीडियो के नीचे टाइम स्टैम्प क्लियर दिखता है, 23 अक्टूबर 2023, 20:05 और फ्रॉड ट्रांसफर का टाइम 20:30 था। यानी उस समय मैं ऑलरेडी पुलिस के साथ स्टेशन के अंदर जा रहा था, जो पॉसिबल ही नहीं होता अगर मैंने क्राइम किया होता। जिस पर कैप्टन वापस आता है, डॉक्यूमेंट्स देखता है, सीसीटीवी देखता है, सिग्नेचर्स देखता है और उसकी लॉजिक पूरी तरह टूट जाती है। वह समझ नहीं पाता कि एक आदमी जो पुलिस स्टेशन के बाहर पकड़ा गया था, वह कंप्यूटर पर कैसे ट्रांसफर कर सकता है। वहीं कॉरिडोर में लियू रोयान मेरे डैड को कंसोल कर रही होती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन अंदर से वह खुश होती है क्योंकि उसे लगता है कि मैं फिर से स्केपगोट बन जाऊंगा। वह कहती है, अंकल दुखी मत होइए, होली स्पिरिट गैम्बलिंग में फंस गया था, शायद वह कुछ सही नहीं कर पाया। जिस पर मेरे डैड सिर झुका लेते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं। उनकी आंखों में सिर्फ डिस्पेयर होता है और चू शेंग भी उसके साथ खड़ा होकर अच्छा बनने का नाटक करता है। तभी इंटरोगेशन रूम का दरवाजा जोर से खुलता है और कैप्टन बाहर आकर लियू रुयान और चू शेंग को घूरता है। दोनों अचानक चुप हो जाते हैं। लियू रुयान की रोने की आवाज गले में ही रुक जाती है और मैं शैडो में बैठकर उनके चेहरे पर डर फैलता हुआ देखता हूँ। उनकी मुस्कान गायब हो जाती है और उनकी आंखों में फियर साफ दिखता है, क्योंकि अब मुझे खुद को डिफेंड करने की जरूरत नहीं है। लॉ खुद बोल रहा है। फिर कैप्टन उनके पास जाता है और उन्हें इन्वेस्टिगेशन के लिए अंदर आने को कहता है, जिस पर लियू रुयान के हाथ कांपने लगते हैं और चू शेंग भी सिर झुका लेता है और मुझे समझ आ जाता है कि अब काउंटर अटैक शुरू हो चुका है। दोनों को दूसरे रूम में ले जाया जाता है और मैं अपनी जगह पर बैठा रहता हूँ। फिर कैप्टन वापस आता है, दरवाजा बंद करता है और सारे एविडेंस टेबल पर फेंक देता है और कहता है, शेंगलिन, भले ही तुम उस समय पुलिस स्टेशन में थे, लेकिन ये ट्रांसफर तुम्हारे डॉर्मेटरी से हुआ है और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर भी तुम्हारा है। इसे कैसे एक्सप्लेन करोगे? जिस पर मैं हल्का सा मुस्कुराता हूँ और आगे झुककर कहता हूँ, मैंने 4 साल लॉ पढ़ा है और मुझे पता है कि इन चीजों में लूप होल्स कहाँ होते हैं। ऑफिसर, मैं लॉ डिपार्टमेंट से हूँ। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और सीक्रेट सिस्टम को अगर कोई मेरा यूएसबी और फिंगरप्रिंट ले ले तो कोई भी इसे ऑपरेट कर सकता है। यह सुनकर कैप्टन का चेहरा बदल जाता है। उसे समझ आने लगता है कि ये केस
इतना सिंपल नहीं है। फिर वह वॉकाई टॉकाई उठाता है और टेक्निकल टीम को बोलता है कि मनी फ्लो चेक करो और डॉर्मिटरी के नीचे के सीसीटीवी भी देखो कि उस समय कंप्यूटर रूम में कौन गया था। ये कहकर वह आगे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए निकल जाता है। फिर इंटरोगेशन पूरी तरह ठप पड़ जाती है और मैं दीवार के पास रखी स्टोन टेबल को देखते हुए चुपचाप सोचता रहता हूँ। पिछले लाइफ में उन्होंने बस मेरी एब्सेंस का फायदा उठाकर सब कुछ फेक किया था। तभी थोड़ी देर बाद एक पुलिसमैन दरवाजा खोलकर अंदर आता है और कैप्टन के कान में कुछ बोलता है, जिस पर कैप्टन का चेहरा सस्पिशन से बदलकर सीरियस हो जाता है। सर्वेलेंस में दिखता है कि कल रात 8:20 पर एक आदमी हैट पहनकर कंप्यूटर रूम में घुसता है। उसका बॉडी शेप मिलता जुलता है, लेकिन उसके शूज चू शेंग के लिमिटेड एडिशन स्नीकर्स होते हैं। ये देखकर मैं अंदर ही अंदर हंसता हूँ, क्योंकि चू शेंग शो ऑफ करने वाला इंसान है और उसके पास वही एक पेयर है जिसे वो बदलता नहीं है। जिस पर मैं कामली बैठा रहता हूँ और सोचता हूँ कि पुलिस लियू रुयान की दी हुई रिकॉर्डिंग को भी चेक करेगी और एनवायरनमेंट भी मैच करेगी, क्योंकि कल रात 8 बजे मैं पुलिस स्टेशन के बाहर बाइक तोड़ रहा था, जहां बैकग्राउंड में पुलिस सायरन और आवाजें क्लियर थीं और कैप्टन को समझ आने लगता है कि मेरे दिए हुए हर डिटेल दूसरे 2 लोगों पर पॉइंट कर रहे हैं। इसके बाद कैप्टन इंटरोगेशन रूम से बाहर जाता है और हॉलवे में बैठी लियू रुयान के पास पहुंचता है। वह कुछ नहीं बोलता है, बस उसे घूरता रहता है, जिस पर लियू रुयान घबरा जाती है और तुरंत चू शेंग के पीछे छिप जाती है। फिर कैप्टन कहता है, लियू, उस रिकॉर्डिंग के बारे में हमें टेक्निकल जांच करनी है, अपना फोन दो। जिस पर लियू रुयान बहाना बनाती है कि उसका फोन गिर गया है, लेकिन कैप्टन उसकी बात इग्नोर करता है और उसका मोबाइल लेकर टेक्नीशियन को दे देता है। वहीं चू शेंग धीरे से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन 2 यंग पुलिसमैन उसे रोक लेते हैं। वह काम बनने की कोशिश करता है, लेकिन उसके माथे पर पसीना साफ दिखता है। वह कहता है, ऑफिसर, हम तो बस टेस्टिफाई करने आए हैं। होली स्पिरिट ने गलत काम किया है, आप उसे चेक करो, हमें क्यों रोक रहे हो? लेकिन कैप्टन उसकी बात नहीं सुनता है और ऑब्जर्वेशन रूम का दरवाजा खोल देता है। फिर मुझे भी बाहर लाया जाता है और हम आमने सामने आते हैं। मैं लियू रुयान की तरफ देखकर मुस्कुराता हूं और कहता हूं, लियू यान, तुमने कहा था कि कल रात 8:30 पर तुम डॉर्मेट्री में सो रही थी, फिर तुम्हारे स्नीकर्स कंप्यूटर रूम में कैसे पहुंचे? यह सुनते ही उसका चेहरा पीला पड़ जाता है और वह चू शेंग की तरफ शॉक में देखती है। तभी टेक्नीशियन भागते हुए आता है और टैबलेट दिखाता है। वह बताता है कि रिकॉर्डिंग फेक है, उसका बैकग्राउंड पुलिस स्टेशन से मैच नहीं करता, और सबसे बड़ी बात यह कि 50 मिलियन में से कुछ पैसा ओवरसीज अकाउंट्स घूमकर लियू रुयान के नाम पर ट्रांसफर होने की कोशिश करता है। यह सुनकर चू शेंग के पैर कांप जाते हैं और वह गिरने ही वाला होता है। वह मुझे घूरता है गुस्से से और लियू रुयान कांपने लगती है। उसकी आंखों से आंसू रुकते नहीं हैं। दूर खड़े मेरे पेरेंट्स यह सब देखकर शॉक में रह जाते हैं और फाइनली समझ जाते हैं कि उनका बेटा फंसाया गया था। इसके बाद कैप्टन डिसाइड करता है कि दोनों को अलग अलग इंट्रोगेट किया जाए। मुझे नेक्स्ट रूम में ले जाया जाता है, जहां से मैं वन वे ग्लास के जरिए सब देखता हूँ। सबसे पहले लियू रुयान टूट जाती है। जैसे ही पुलिस उसके सामने फंड फ्लो का प्रूफ रखते हैं, वह तुरंत सब चू शेंग पर डाल देती है। वह कहती है कि यह सब चू शेंग का प्लान था। उसी ने कहा था कि होली स्पिरिट बेकार है और उसका कोई फ्यूचर नहीं है। उसी ने मुझे कहा था कि उसका सिग्नेचर यूज करके उसे फंसाते हैं। वहीं दूसरी तरफ चू शेंग भी टूटने लगता है। वह बार बार कहता है कि वह सिर्फ हेल्प कर रहा था। मैम, मास्टरमाइंड लियू रुयान है। उसी ने कहा था कि होली स्पिरिट पैसे कमाना चाहता है, इसलिए मैंने कोड लिखा। मुझे नहीं पता था कि यह स्कैम है। ये सब देखकर मैं ग्लास के पीछे खड़ा रहता हूँ और अंदर से सेटिस्फैक्शन फील करता हूँ, क्योंकि पिछले लाइफ में यही दोनों मुझे कोर्ट में फंसा देते हैं और सारे आरोप मुझ पर डाल देते हैं। फिर कैप्टन मेरे पास आता है और मुझे पानी देता है। उसकी नजरों में अब थोड़ा रिस्पेक्ट और डाउट दोनों होता है। वह पूछता है, होली स्पिरिट, अगर तुम्हें पता था कि ये लोग तुम्हें फंसाएंगे तो तुमने पहले पुलिस को क्यों नहीं बताया? जिस पर मैं कहता हूँ, ऑफिसर, अगर मैं पहले बोलता तो आप लोग मुझे पागल समझते, क्रिमिनल समझते और इतनी डिटेल में इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। यह सुनकर कैप्टन चुप हो जाता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि मैं सही बोल रहा हूँ। अगर मेरे पास वह स्ट्रॉन्ग एलिबी नहीं होता तो शायद मैं अभी तक गिल्टी साबित हो चुका होता। तभी टेक टीम की तरफ से मैसेज आता है कि चू शेंग के कंप्यूटर से ओरिजिनल ट्रांसफर लॉग एंड मेरी आवाज की आई कॉपी मिल गई है, जिससे सारे फेक एविडेंस टूट जाते हैं और चू शेंग विटनेस से सस्पेक्ट बन जाता है। इसके बाद मैं इंट्रोगेशन रूम से बाहर आता हूँ, जहां मेरी माँ दौड़कर मेरे पास आती है। वह जोर जोर से रोती है और मेरे डैड पीछे खड़े होकर अपनी आंखों के आंसू पोंछते रहते हैं। मैं उनकी तरफ हल्का सा नोट करता हूँ, जिस पर सुबह की धूप पुलिस स्टेशन के लॉबी में फैलती है और उसी बीच चू शेंग को हैंडकफ्स लगाकर डिटेंशन सेंटर ले जाया जाता है। जब मैं हॉल से गुजरता हूँ, लियू रुयान मुझे देखती है। उसकी आंखों में प्लीडिंग होती है। वह कहती है, होली स्पिरिट, मुझसे गलती हो गई। हमारे 3 साल के रिलेशनशिप को देख लो, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? जिस पर मैं अपना चेहरा घुमा लेता हूँ और उसकी तरफ देखता भी नहीं हूँ। 3 साल का रिलेशनशिप, जब उसने पिछले लाइफ में मुझे मरवाने के लिए लोगों को भेजा था, तब उसे ये 3 साल याद नहीं आए थे। उसे पता है कि 50 मिलियन का अमाउंट उसे पूरी जिंदगी के लिए अंदर भेज सकता है।
फिर भी रिपोर्टर्स अभी तक वहां से नहीं गए होते हैं। पहले ये न्यूज एट मास एक हाई आईक्यू कॉलेज स्टूडेंट फ्रॉड केस की थी, लेकिन अब यह बदलकर एक जीनियस लड़के की स्टोरी बन गई है जिसने खुद को बचाया और रियल क्रिमिनल्स को पकड़वा दिया। जिस पर रिपोर्टर्स मुझसे पूछते हैं, मिस्टर होली स्पिरिट, आपने उनकी कॉन्स्पिरेसी कैसे पकड़ी? क्या आपने जानबूझकर एलिबी बनाया था? मैं कैमरा के सामने खड़ा होता हूँ, अपने पेरेंट्स का हाथ पकड़ता हूँ, लेकिन डिटेल्स में कुछ नहीं बताता हूँ। बस हल्की सी स्माइल करता हूँ और कहता हूँ, लॉक कभी किसी अच्छे इंसान के साथ गलत नहीं करता और किसी बुरे इंसान को छोड़ता भी नहीं है। मैंने बस वही किया जो मुझे करना था। इसके बाद कैप्टन मेरे पास आता है और मेरे कंधे पर हाथ रखता है। वह कहता है कि 50 मिलियन पूरी तरह फ्रीज कर दिया गया है और कंपनी तुम्हें थैंक्स लेटर भेजेगी। होली स्पिरिट, तुम्हारा काम बहुत इंप्रेसिव है। हम कई सालों से इस तरह के केस को स्टडी कर रहे हैं। जिस पर मैं सिर हिलाता हूँ और अपने पेरेंट्स को लेकर पुलिस स्टेशन से बाहर निकल जाता हूँ। बाहर आते ही मैं देखता हूँ कि जिन बाइसिकल्स को मैंने तोड़ा था उन्हें ऑलरेडी साफ कर दिया गया है। फिर मैं अपने पेरेंट्स को होटल छोड़ देता हूँ। हालांकि सच्चाई सामने आ चुकी होती है, लेकिन स्कूल फोरम पर मेरा नाम पूरी तरह खराब हो चुका होता है। काउंसलर मुझे कुछ दिन घर पर आराम करने को कहता है, लेकिन मैं उसकी बात मना कर देता हूँ और सीधे टैक्सी लेकर स्कूल वापस चला जाता हूँ। स्कूल गेट पर सिक्योरिटी गार्ड मुझे अजीब नजर से देखता है। उसके हाथ में मेरी फोटो वाली रिपोर्ट होती है। वह मुझे रोकना चाहता है लेकिन हिम्मत नहीं कर पाता है, जिस पर मैं उसे इग्नोर करता हूँ और डॉर्मेटरी की तरफ बढ़ता रहता हूँ। रास्ते में स्टूडेंट्स ग्रुप बनाकर मुझसे दूर हटते रहते हैं और आपस में इशारे करते हैं। उनकी आवाज धीमी होती है लेकिन फिर भी मेरे कानों तक पहुंचती है। वह कहते हैं, यही है वो, सुना है इसने 50 मिलियन का फ्रॉड किया है। फिर इसे इतनी जल्दी छोड़ कैसे दिया? जरूर कोई बैकिंग होगी। दिखता तो इंसान जैसा है लेकिन दिल बहुत काला है। मैं बिना एक्सप्रेशन के चलता रहता हूँ, क्योंकि यह बातें मेरे पिछले लाइफ के मुकाबले कुछ भी नहीं है। तब तो लोग मुझ पर सड़े हुए अंडे तक फेंकते थे। फिर मैं डॉर्मेट्री के नीचे पहुंचता हूँ और देखता हूँ कुछ लोग सामान बाहर निकाल रहे हैं। यह चू शेंग और लियू रुयान का सामान होता है, जिन्हें स्कूल ने निकाल दिया है। डॉम मैनेजर मुझे देखता है। पहले वह मुझे डांटने वाला होता है, लेकिन जैसे ही उसे मेरे पीछे खड़े प्लेन क्लॉथ्स पुलिसमैन दिखते हैं, वह तुरंत चुप होकर अंदर चला जाता है। जिस पर मैं अपने रूम में वापस आता हूँ, जहाँ सब कुछ बिखरा हुआ होता है। मैं हल्का सा हंसता हूँ और अपना सामान पैक करना शुरू करता हूँ। तभी डॉर्म का दरवाजा खुलता है और कुछ लड़के अंदर आते हैं जो पहले चू शेंग के साथ रहते थे। उनमें से लीडर वांग क्वांग होता है, जिसके हाथ में बास्केटबॉल होता है। वह मुझे प्रोवोके करते हुए कहता है, काफी स्मार्ट खेला तूने। जिस पर मैं अपना काम रोकता हूँ और उसकी तरफ देखता हूँ। ये सब लोग चू शेंग के पैसे पर पलने वाले हैं। मैं कामली कहता हूँ, अगर तुम्हें सच नहीं पता तो पुलिस चीफ स्टेशन जाओ और खुद चेक करो, या फिर अभी पुलिस बुलाकर मुझे अरेस्ट करवा दो। यह सुनकर वांग क्वांग गुस्से में बास्केटबॉल उठाता है जैसे मुझ पर अटैक करेगा, लेकिन पीछे खड़े प्लेन क्लॉथ्स पुलिसमैन खांसते हैं और आगे बढ़ते हैं, जिस पर वांग क्वांग डर जाता है और बॉल उसके हाथ से गिरकर मेरे पैरों तक आ जाती है। फिर मैं बास्केटबॉल पर पैर रखता हूँ और उसकी आंखों में देखता हूँ। मेरी नजर ऐसी होती है जैसे कोई एक बार मर चुका हो। यह देखकर वह पीछे हट जाता है और अपने दोस्तों के साथ वहां से निकल जाता है, जिस पर मैं बॉल को बाहर किक करता हूँ और दरवाजा बंद कर देता हूँ। दोनों प्लेन क्लॉथ्स पुलिसमैन कुर्सी पर बैठ जाते हैं, क्योंकि उन्हें एविडेंस कलेक्ट करना होता है, और मैं बेड के पास ढूंढना शुरू करता हूँ। मुझे पता है पिछले लाइफ से कि चू शेंग इंपॉर्टेंट पासवर्ड्स नोट्स में लिखकर छुपाता था। थोड़ी देर बाद मुझे बेड के पास वॉल के गैप में कुछ हार्ड सा महसूस होता है। मैं निकालता हूँ तो एक छोटा ब्लैक नोटबुक मिलता है, जिसे टेप से चिपकाया गया होता है। मैं उसे खोलने ही वाला होता हूँ कि अचानक डोर जोर से खुलता है। इस बार अंदर स्टूडेंट्स नहीं बल्कि कुछ स्ट्रांग आदमी आते हैं जो ब्लैक सूट और सनग्लासेस पहने होते हैं। उनके लीडर की गर्दन पर स्कार होता है। वह चारों तरफ देखता है और उसकी नजर मेरे हाथ के नोटबुक पर टिक जाती है। फिर वह कहता है, तुम ही होली स्पिरिट हो ना? जो पैसा तुमने हमसे लिया है, अब उसे वापस करने का टाइम आ गया है। जिस पर मैं नोटबुक अपनी पॉकेट में डालता हूँ और खड़ा हो जाता हूँ। पीछे खड़े दोनों प्लेन क्लॉथ्स पुलिसमैन भी अलर्ट हो जाते हैं। उनके हाथ कमर की तरफ जाते हैं और मैं कामली पूछता हूँ, क्या चू शेंग ने तुमसे पैसे लिए थे? कितना? ज्यादा नहीं, 3 मिलियन। उसने कहा था कि तुम ये पैसा जरूर दोगे क्योंकि तुमने अभी अभी बड़ा पैसा कमाया है। यह सुनकर मेरे दिमाग में एक झटका लगता है और मुझे समझ आता है कि चू शेंग सिर्फ मुझे जेल भेजना नहीं चाहता था, उसने मेरे लिए एक और ट्रैप तैयार किया था। उसने मेरे नाम पर बाहर से लोन शार्क से पैसा लिया था और उसे पता था कि वह बच नहीं पाएगा, इसलिए उसने जानबूझकर इन लोगों को मेरी तरफ भेजा ताकि जब तक मैं खुद को क्लियर नहीं कर पाऊं यह डेट मेरे पीछे लगा रहे। जिस पर मैं चुप रहता हूं और सिचुएशन को समझता हूं। फिर पुलिस वाले आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, हम पुलिस हैं, अपना लोन कॉन्ट्रैक्ट दिखाओ नहीं तो हमें तुम्हें अभी ले जाना पड़ेगा। यह सुनकर वह आदमी चौंक जाता है। उसे अंदाजा नहीं था कि यहाँ पुलिस भी है। वह मेरी तरफ उंगली दिखाकर कहता है, लड़के, पुलिस तुम्हें कुछ समय के लिए बचा सकती है लेकिन पूरी जिंदगी नहीं। ये पैसा तुम्हें लौटाना ही पड़ेगा। इसके बाद वह लोग चले जाते हैं और मैं तुरंत नोटबुक खोलता हूँ। अंदर जो लिखा होता है उसे देखकर मेरे शरीर में ठंडा पसीना आ जाता है। पता चलता है कि 50 मिलियन वाला फ्रॉड सिर्फ एक कवर था, असली खेल इसके पीछे चल रहा था।
चू शेंग और लियू रुयान के पीछे एक बड़ा गैंग होता है जो स्टूडेंट्स की आइडेंटिटी का यूज करके फॉरेन मनी लॉन्ड्रिंग करता है, और मैं उनका आखिरी स्केपगोट था। अगर मैंने कल बाइक नहीं तोड़ी होती तो शायद आज मैं जिंदा भी नहीं होता। यह समझते ही मैं इस गैंग के बारे में और जानने के लिए लाइब्रेरी जाता हूं, जहां सबसे फास्ट नेटवर्क और स्ट्रॉन्ग लीगल डेटाबेस होता है, और दोनों पुलिसमैन मेरे साथ रहते हैं ताकि मेरी सेफ्टी बनी रहे। फिर मैं अपना स्टोरेज नोटबुक खोलता हूं और उसमें दिए कोड के जरिए एक हिडन वेब पेज एक्सेस करता हूं, जो एक एनक्रिप्टेड चैट रूम होता है जिसमें अलग अलग लैंग्वेजेस में चैट्स चल रही होती हैं। मैं तेजी से कीबोर्ड पर टाइपिंग करता हूं और एक टेक्निक से उन अकाउंट्स के लॉगिन एड्रेसेस ट्रेस करने लगता हूं। स्क्रीन पर रेड डॉट्स ब्लिंक करते रहते हैं और फाइनली एक लोकेशन पर रुक जाते हैं, जो स्कूल के पीछे वाली स्ट्रीट का इंटरनेट कैफे होता है जहां स्टूडेंट्स अक्सर जाते हैं। लेकिन जैसे ही मैं और डीप जाने की कोशिश करता हूं, अचानक स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और लाल रंग में लिखा आता है, यू क्रॉस्ड द लाइन। यह देखकर मैं तुरंत पावर अनप्लग कर देता हूं। मेरा दिल तेजी से धड़कता है क्योंकि सामने वाला मुझे ट्रेस कर चुका है। इसका मतलब उस गैंग में एक्सपर्ट लोग हैं और शायद वह स्कूल के आसपास ही मुझे वॉच कर रहे हैं। फिर मैं पुलिस के साथ लाइब्रेरी से बाहर आता हूं। तब तक रात हो चुकी होती है, स्ट्रीट लाइट्स डिम होती हैं और मैं डॉर्मेटरी की तरफ जा रहा होता हूं। तभी मुझे लगता है कि कोई पीछे से मुझे देख रहा है। जब मैं एक सुनसान जगह पर पहुंचता हूं तो एक शैडो तेजी से निकलती है, जिस पर पुलिस तुरंत उसके पीछे दौड़ते हैं और मुझे वहीं रुकने को कहते हैं। मैं स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ा रहता हूं और नोटबुक को कसकर पकड़ता हूं। तभी मेरा फोन बजता है। अननोन नंबर होता है। मैं उठाता हूं तो दूसरी तरफ से लियू रुयान की रोती हुई आवाज आती है। वह कहती है, होली स्पिरिट मुझे बचाओ, ये लोग मुझे मार देंगे। पीछे से दरवाजे पर जोर जोर से मारने की आवाज आती है। मैं चौंक जाता हूं और पूछता हूं, तुम तो डिटेंशन सेंटर में थी, तुम मुझे कैसे कॉल कर रही हो? तुम कहाँ हो? क्या तुम पुलिस स्टेशन में नहीं हो? जिस पर वह घबराकर कहती है कि मुझे रास्ते में ही किसी ने उठा लिया, वह लोग खतरनाक हैं, वह तुम्हारे पास भी आ सकते हैं। इतना कहकर अचानक कॉल कट जाती है और सिर्फ बीप की आवाज रह जाती है। मैं खाली रास्ते को देखता हूं और समझ जाता हूं कि यह एक ट्रैप है। उन्होंने जानबूझकर लियू रुयान से मुझे कॉल करवाया ताकि मैं बाहर निकलूं, जिस पर मैं इधर उधर भागने के बजाय तुरंत कैप्टन को कॉल करता हूं और उसे सब बताता हूं कि केस अब और डेंजरस हो गया है। फिर करीब आधे घंटे बाद मैं वापस पुलिस स्टेशन पहुंचता हूं। कैप्टन मेरे दे नोटबुक को देखता है और उसका चेहरा गंभीर हो जाता है। वह कहता है, चू शेंग मर चुका है। डिटेंशन सेंटर से खबर आई है कि उसे अचानक हार्ट अटैक आया, लेकिन मुझे पता होता है कि यह एक्सीडेंट नहीं है, उसे चुप कराने के लिए मारा गया है। फिर मैं कैप्टन को लियू रुयान की कॉल के बारे में बताता हूं और कहता हूं कि यह ट्रैप हो सकता है, जिस पर कैप्टन तुरंत एक्शन लेता है और पुलिस टीम को डिप्लॉय करता है और बैक स्ट्रीट इंटरनेट कैफे की जांच शुरू करता है। इसके बाद मैं खुद बेट बनने का ऑफर देता हूं। मैं कहता हूं कि उन्हें यह नोटबुक चाहिए। अगर मैं इंटरनेट कैफे में जाऊंगा तो वह जरूर सामने आएंगे। कैप्टन थोड़ी देर सोचता है और आखिर में मान जाता है। फिर वह मुझे बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनाता है और मेरे शरीर पर मिनी लोकेटर और मॉनिटर लगा देता है। रात के करीब 11 बजे मैं अकेले उस इंटरनेट कैफे में जाता हूं, जहां स्मोक और कीबोर्ड की आवाज भरी होती है। मैं एक कोने में बैठता हूं और नोटबुक को जानबूझकर टेबल पर साफ दिखने वाली जगह पर रख देता हूं और गेम खेलने का नाटक करता हूं, लेकिन मेरी नजर आसपास के लोगों पर होती है। तभी मेरे पीछे एक आदमी हुडी पहनकर बैठा होता है। वह सिस्टम ऑन नहीं करता है, बस फोन चलाता रहता है। करीब 10 मिनट बाद वह उठता है और वॉशरूम की तरफ जाता है और मेरे पास से गुजरते हुए एक पेपर मेरे कीबोर्ड पर गिरा देता है। मैं पेपर उठाकर देखता हूं। उसमें लिखा होता है कि अगर लियू रुयान को बचाना है तो पीछे वाले दरवाजे पर आओ। ये पढ़कर मैं गहरी सांस लेता हूं और नोटबुक को उठाता हूं। मैं बैक डोर की तरफ चलता हूं, जिस पर कैप्टन की आवाज मॉनिटर से आती रहती है। वह मुझे काम रहने को कहता है और बताता है कि पुलिस आसपास ही है। जैसे ही मैं डोर खोलता हूं, सामने एक गंदी सी एली होती है जिसमें हर तरफ सामान बिखरा होता है। अंदर एक ब्लैक वैन खड़ी होती है। चारों तरफ अंधेरा होता है। वैन का डोर खुलता है और एक मास्केड आदमी हाथ बढ़ाता है, जैसे मुझसे नोटबुक लेने वाला हो। जिस पर मैं पूछता हूँ, लियू रुयान कहाँ है? मैं उसे देखना चाहता हूँ। वह आदमी थोड़ा साइड होता है और मुझे अंदर लियू रुयान बंधी हुई दिखती है। उसके मुंह में कपड़ा ठूंसा होता है और उसकी आंखों में डर भरा होता है। जैसे ही मैं आगे बढ़ने वाला होता हूँ, तभी अचानक कई मोटरसाइकिल्स तेजी से एली में घुसती हैं और सीधा मेरी तरफ अटैक करती हैं। उनकी आवाज मेरे कानों में गूंजती है, जिस पर मैं तुरंत साइड में कूदता हूँ और कचरे के पीछे रोल हो जाता हूँ। तभी शैडो से 2 पुलिसमैन निकलते हैं और बाइकर्स से लड़ने लगते हैं। एली में अचानक केओस फैल जाता है। यह देखकर वैन वाला ड्राइवर तुरंत इंजन स्टार्ट करता है। टायर्स जमीन पर घिसते हैं और वैन तेजी से भागने लगती है, जिस पर मैं दौड़कर वैन के पीछे पहुंचता हूं और उसका डोर पकड़ लेता हूं। डोर लॉक्ड नहीं होता है। मैं आधा बॉडी अंदर डाल देता हूं। तभी अंदर बैठा आदमी मुझे चेस्ट पर किक मारता है। लकीली बॉडी आर्मर होने की वजह से मैं गिरता नहीं हूं। फिर मैं एक हाथ से सीट पकड़ता हूं और दूसरे हाथ से लियू रुयान को छुड़ाने की कोशिश करता हूं। वन तेज स्पीड में हिलती हुई नैरो स्ट्रीट में कई स्टॉल्स तोड़ती जाती है। लियू रुयान मुझे डर के साथ देखती है और रोती रहती है। मैं ब्लेड निकालकर उसकी रोप काटता हूं और जोर से चिल्लाता हूं, जल्दी जंप करो, लेकिन डर की वजह से वह हिल भी नहीं पाती है। तभी मास्केड आदमी स्विच ब्लेड निकालता है और मुझ पर अटैक करता है। मैं साइड में हटकर उसे पंच मारता हूं। छोटी जगह होने की
वजह से हम दोनों लड़ते रहते हैं। तभी पीछे से पुलिस सायरन की आवाज आती है। कई पुलिस कार्स वैन का पीछा करती हैं और उसे रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन ड्राइवर पागल होता है। वह स्पीड कम करने के बजाय सामने टकरा जाता है। इम्पैक्ट के समय मैं लियू रुयान को पकड़कर उसका सिर प्रोटेक्ट करता हूँ। जोरदार झटका लगता है और ग्लास टूटकर गिरता है। वैन पलट जाती है। मेरी आंखों के सामने सब घूमता है। कानों में सिर्फ आवाजें आती हैं। मैं धीरे से आंख खोलता हूँ और देखता हूँ मास्क्ड आदमी ब्रोकन विंडो से बाहर निकल रहा है। उसके हाथ में मेरा ब्लैक नोटबुक होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लू है। मैं दर्द सहते हुए उसका पैर पकड़ लेता हूँ। वह मुड़कर गुस्से से मुझे देखता है और स्टोन उठाकर मेरे सिर पर मारने जाता है, लेकिन तभी कैप्टन की गन चलती है। बुलेट उसके हाथ को छूती है और स्टोन नीचे गिर जाता है। पुलिस तुरंत उसे पकड़ लेती है। मैं अभी भी नोटबुक पकड़े रहता हूँ। जब तक पुलिस मुझे बाहर नहीं निकालती है, लियू रुयान पास में पड़ी रोती रहती है क्योंकि उसने सीट बेल्ट नहीं पहनी होती है। फिर मुझे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। मेरे शरीर पर चोटें होती हैं, लेकिन मैं कॉन्शियस रहता हूँ। डॉक्टर इलाज करते हैं और मैं नोटबुक कैप्टन को दे देता हूँ। उसमें उनके सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स होते हैं और बैक स्ट्रीट इंटरनेट कैफे का कनेक्शन भी होता है। ये देखकर कैप्टन सीरियस हो जाता है। वह बताता है कि मास्क्ड आदमी एक प्रोफेशनल थग है जो बैड डेट्स हैंडल करता है। मेरी सेफ्टी के लिए 2 प्लेन क्लॉथ्स पुलिसमैन मेरे वार्ड के बाहर गार्ड करते रहते हैं। पास वाले वार्ड में लियू रुयान होती है और रात में उसके पेरेंट्स हॉस्पिटल आते हैं। वह उसकी हालत की चिंता करने के बजाय हॉलवे में हंगामा करते हैं और पुलिस से कहते हैं कि उनकी बेटी इनोसेंट है। वह कहते हैं कि वह विक्टिम है और उसने होली स्पिरिट के प्रेशर में आकर कोऑपरेट किया था। उसे क्यों अरेस्ट किया गया है, मैं हॉस्पिटल बेड पर बैठा ये सब सुनता हूँ। ये वही बातें हैं जो पिछले लाइफ में मेरे खिलाफ बोली गई थी। तभी कैप्टन अंदर आता है और एक नोटिस दिखाता है जिसमें लिखा होता है कि लियू रुयान पर एविडेंस फॉल्सिफाई करने और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने का आरोप है और उसे डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा। यह सुनकर उसकी मां अचानक चुप हो जाती है। मैं विंडो के बाहर रात को देखता हूँ और अंदर से शांत फील करता हूँ। यह सब उनकी सजा की शुरुआत है। फिर ब्लैक नोटबुक का पूरा डेटा क्रैक किया जाता है, जिसमें सिर्फ उनके क्राइम ही नहीं बल्कि स्कूल के लॉ डिपार्टमेंट के एसोसिएट प्रोफेसर का नाम भी निकलता है, जो मेरा मेंटर होता है। पता चलता है कि वही स्टूडेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स का यूज करके हजारों अकाउंट्स खोलता था और ओवरसीज गैम्बलिंग नेटवर्क चला रहा था। चू शेंग उसका मेन टेक्निकल आदमी था और लियू रुयान उसका लिंक थी। यह खबर जैसे ही स्कूल में पहुंचती है, पूरा माहौल बदल जाता है। जो स्टूडेंट्स पहले मुझे बुरा कह रहे थे, वह पूरी तरह चुप हो जाते हैं और सबको असली सच्चाई समझ आने लगती है। जिन लोगों ने मुझे पहले डांटा था, वह सब इस समय चुप हो जाते हैं और स्कूल तुरंत इमरजेंसी मीटिंग बुलाता है। मेरी चोटों की वजह से मैं फिजिकली नहीं जा पाता हूँ, इसलिए वीडियो कॉल के जरिए मीटिंग ज्वाइन करता हूँ। कॉन्फ्रेंस रूम में मेंटर बीच में बैठा होता है। उसका चेहरा पीला होता है, लेकिन वह खुद को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश करता है। वह कहता है कि उसे इन अकाउंट्स के बारे में कुछ नहीं पता। शायद किसी स्टूडेंट ने उसकी आइडेंटिटी मिसयूज की है। जिस पर मैं स्क्रीन पर उसे देखता हूँ और सीधे नोटबुक से रिकॉर्ड किया हुआ ऑडियो चला देता हूँ। उस रिकॉर्डिंग में वह खुद चू शेंग को इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है। यह सुनकर रूम में सन्नाटा छा जाता है। मैं कहता हूँ, टीचर, आपने ही सिखाया था कि लॉ के सामने कोई चांस नहीं होता। अब इस रिकॉर्डिंग को कैसे एक्सप्लेन करोगे? यह सुनकर मेंटर चुप हो जाता है। उसकी नजर नीचे झुक जाती है। उसी समय पुलिस उस गैंग के बाकी लोगों को भी पकड़ लेती है और वह बताते हैं कि 3 मिलियन वाला डेट भी फेक था, जो मुझे सुसाइड के लिए फोर्स करने के लिए बनाया गया था। सारे झूठ एविडेंस के सामने साफ हो जाते हैं। फिर स्कूल अनाउंस करता है कि मेरी रेपुटेशन रिस्टोर की जाएगी और मेंटर, चू शेंग और लियू रुयान को एक्सपेल कर दिया जाता है। मैं स्क्रीन पर देखता हूं कि जिन्हें कभी पावरफुल समझा जाता था, उन्हें पुलिस ले जा रही होती है। लियू रुयान को फिर से डिटेंशन सेंटर भेज दिया जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्वमेंट की वजह से उसे 10 साल से ज्यादा की सजा का सामना करना पड़ता है। उसके पेरेंट्स उसे बचाने के लिए अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच देते हैं और पनिशमेंट कम करने की कोशिश करते हैं। फिर एक दिन मैं उससे मिलता हूँ। वह अब ग्रे यूनिफॉर्म में होती है और उसके लंबे बाल भी नहीं होते हैं। वह मुझे देखती है और उसकी आंखों में रिग्रेट होता है। वह कहती है, शेंगलिन, अगर तुम साइन कर दो तो मेरे पेरेंट्स बाकी पैसा दे देंगे। जिस पर मैं उसे देखता हूँ और कहता हूँ, क्या तुम्हें लगता है मुझे पैसों की जरूरत है? जब मेरे पेरेंट्स तुम्हारी वजह से ऑलमोस्ट मरने वाले थे, तब तुमने ये नहीं सोचा। फिर मैं उसके सामने प्रूफ रखता हूँ जिसमें उसके और चू शेंग के चैट्स होते हैं। मैं कहता हूँ, तुमने कभी मुझे प्यार नहीं किया, तुम सिर्फ पैसे से प्यार करती थी। यह सच अब साफ दिख रहा है। यह सुनकर लियू रुयान कांपने लगती है और उसे समझ आ जाता है कि उसका आखिरी सहारा भी खत्म हो गया है। फिर मैं साफ मना कर देता हूँ कि मैं कोई सेटलमेंट साइन नहीं करूंगा। इसके बाद मुझे बैंक से कॉल आता है कि लियू फैमिली के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं इलीगल फंड रेजिंग के शक में, और उनकी सारी प्रॉपर्टी भी फ्रीज हो जाती है। जो लोग पहले रिस्पेक्टेबल बिजनेसमैन थे, अब लोग उन्हें भी सस्पेक्ट की नजर से देखते हैं। वह पुलिस स्टेशन के बाहर मुझे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं बिना पीछे देखे निकल जाता हूँ, क्योंकि गलत काम की सजा सिर्फ जेल नहीं होती बल्कि रेप्यूटेशन और पैसा भी खत्म हो जाता है। इसके बाद मेंटर का केस शुरू होता है। यह एक बड़ा फाइनेंशियल केस बन जाता है जिसमें पूरे प्रोविंस का ध्यान होता है। ट्रायल के दौरान मेंटर अपने लीगल नॉलेज से लूप होल्स ढूंढने की कोशिश करता है। वह इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हैक होने की बात उठाता है, लेकिन मैं पहले से तैयार होता हूँ। मैं स्टोरेज नोटबुक के कोड से हर फंड ट्रांसफर का रियल पार्ट निकाल देता हूँ और वह सीधे मेंटर के ऑफिस के आईपी तक जाता है। यह देखकर उसकी सारी डिफेंस टूट जाती है।
कैप्टन उसके सामने एविडेंस रखता है और वह अपनी कुर्सी पर ढह जाता है। उसका पूरा प्लान खत्म हो जाता है और कैप्टन कहता है कि तुम्हारी पूरी लाइफ लॉ में गई, लेकिन अंत में तुमने उसे तोड़ने की कोशिश की। फिर यह भी सामने आता है कि उसके रिसर्च पेपर्स भी फेक थे जो उसने स्टूडेंट्स का फायदा उठाकर बनाए थे। उसकी पूरी रेपुटेशन खत्म हो जाती है और कोर्ट में मैं खड़ा होकर उसे ले जाते हुए देखता हूँ। जब वह मेरे पास से गुजरता है तो धीरे से पूछता है, क्यों किया तुमने ये सब? जिस पर मैं कहता हूँ, टीचर, ये आखिरी लेसन है जो आपने सिखाया था, लॉ तोड़ोगे तो सजा मिलेगी। इसके बाद मैं कोर्ट रूम से बाहर आता हूँ। बाहर तेज धूप होती है। मेरे पेरेंट्स गेट पर खड़े होते हैं। अब वह सिर उठाकर चल पाते हैं और उन्हें अब कोई नीचा नहीं दिखाता है। मैं ब्लैक नोटबुक पुलिस को दे देता हूँ ताकि उसके सारे सीक्रेट्स खत्म कर दिए जाएं। उसका काम पूरा हो चुका होता है, लेकिन मुझे पता है कि यह कहानी खत्म नहीं हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग गैंग अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने 50 मिलियन और अपने लोग खो दिए हैं और वह इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। यह सोचकर मुझे अंदर से एक खतरा महसूस होता है। फिर एक रात मैं लाइब्रेरी से निकलता हूँ। तभी अचानक स्ट्रीट लाइट्स बंद हो जाती हैं और पूरा रास्ता अंधेरे में डूब जाता है। मुझे तुरंत कुछ गलत लगने लगता है और मैं अपनी पॉकेट में रखा अलार्म दबा देता हूँ। अंधेरे में कुछ शैडो जैसी फिगर्स मेरी तरफ बढ़ती नजर आती हैं और माहौल फिर से खतरे से भर जाता है। नाइट मार्केट के क्रिमिनल्स मुझे चारों तरफ से घेर लेते हैं। उनके हाथ में आयरन रॉड्स होती हैं और उनकी मूवमेंट काफी प्रोफेशनल होती है, जिस पर मैं पैनिक नहीं करता हूँ, बल्कि लाइब्रेरी के एंट्रेंस के स्टोन पिलर्स को कवर बनाकर डॉर्मेटरी की तरफ भागता हूँ। तभी एक गैंगस्टर मुझ पर झपटता है। मैं साइड हटता हूँ और अपना स्कूल बैग उसके सिर पर मार देता हूँ, जिस पर वह लड़खड़ा जाता है और उसी बीच वह मुझसे USB ड्राइव मांगते हैं। कहते हैं, इसे दे दो और अपनी जान बचाओ। जिस पर मुझे समझ आता है कि उन्हें लगता है मेरे पास अभी भी बैकअप है, क्योंकि असली मनी लॉन्ड्रिंग गैंग अभी पूरी तरह पकड़ा नहीं गया है। फिर मैं जोर से चिल्लाता हूँ कि आग लग गई है और डॉर्मेटरी की लाइट्स एक एक करके जलने लगती हैं। स्टूडेंट्स इधर उधर देखने लगते हैं। मैं भागते हुए बार बार चिल्लाता रहता हूँ, आग लग गई है। यह देखकर गैंग वाले ज्यादा देर नहीं रुकते हैं। वह तुरंत मोटरसाइकिल्स पर बैठकर भाग जाते हैं और तभी कैप्टन अपनी टीम के साथ वहां पहुंचता है। ग्राउंड पर सिर्फ एक बैज मिलता है, जिस पर एक अजीब सा सिंबल बना होता है। कैप्टन कहता है यह ओवरसीज मनी लॉन्ड्रिंग ग्रुप का साइन है और मुझे वार्न करता है कि मैं बहुत डेंजर में हूं, अगर वो कुछ मांगे तो दे देना। जिस पर मैं उस बैज को देखता हूं और मेरे दिमाग में प्लान बनता है, छिपना सॉल्यूशन नहीं है, इस गैंग को खत्म करना ही पड़ेगा। तभी मैं डिसाइड करता हूं कि खुद को बेड बनाऊंगा और ये बैज उस प्लान की ही बन जाता है। कैप्टन बताता है कि यह डीप सी नाम का क्रॉस बॉर्डर गैंग है। फिर मैं अपने डेस्क पर बैठता हूं और एक स्पेशल USB ड्राइव निकालता हूं, जिसमें कोई रियल डेटा नहीं होता, बल्कि पुलिस का ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर होता है। मैं सोचता हूं कि अगर उन्हें बैकअप चाहिए तो मैं उन्हें फेक बैकअप दूंगा। कैप्टन मुझे देखता है और समझ जाता है कि यह बहुत रिस्की है, क्योंकि ऐसा करते ही मैं खुद टारगेट बन जाऊंगा, लेकिन मैं पहले ही अपनी लाइफ दांव पर लगा चुका होता हूं। फिर मैं स्कूल के अनामोनस फोरम पर एक पोस्ट डालता हूं, जिसमें लिखता हूं कि स्टूडेंट ने जो छोड़ा था वह मेरे पास है, अगर चाहिए तो आकर ले लो। कुछ ही मिनटों में व्यूज 10,000 पार कर जाते हैं। मुझे पता होता है कि शैडो में छिपे लोग अब स्क्रीन देख रहे हैं, जिस पर कैप्टन तुरंत टेक्निकल टीम को ऑर्डर देता है कि मेरे फोन और अकाउंट्स को मॉनिटर किया जाए। जो भी कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा उसे तुरंत ट्रैक किया जाएगा। रात में मैं पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता हूँ। सड़कें खाली होती हैं। स्ट्रीट लाइट में मेरी शैडो लंबी दिखती है और मुझे फील होता है कि कोई मुझे वॉच कर रहा है, जैसे कोई पॉइजनस स्नेक नजर रख रहा हो। फिर मैं डॉर्मेटरी लौटता हूँ और जानबूझकर कर्टन्स खोल देता हूँ ताकि बाहर वाले मुझे कंप्यूटर पर काम करते हुए देख सकें। थोड़ी देर बाद मेरे इनबॉक्स में एक अननोन मेल आता है। उसमें लिखा होता है कि कल दोपहर 3 बजे डाउनटाउन लाइब्रेरी के टॉप फ्लोर कैफे में मिलो। ये जगह भीड़ वाली होती है जो परफेक्ट कवर देती है, लेकिन कंट्रोल करना मुश्किल होता है। अगले दिन मैं वहां पहुंचता हूँ, विंडो के पास बैठता हूँ, सामने कोल्ड ड्रिंक रखता हूँ, टेबल पर USB रखता हूँ जो सनलाइट में चमकती है। कैफे में शांति होती है, बस कभी कभी पेजेस पलटने की आवाज आती है। कैप्टन और कुछ प्लेन क्लॉथ्स पुलिस अलग अलग जगह बैठकर नजर रखते हैं, कोई स्टूडेंट बनकर, कोई स्टाफ बनकर। तभी एक मिडिल एजेड आदमी डार्क ब्लू सूट में आता है और मेरे सामने बैठ जाता है। उसके हाथ में एक मोटी लॉ बुक होती है। वह दिखने में क्लासी लगता है, लेकिन उसका बिहेवियर उसकी असली आइडेंटिटी दिखाता है। वह धीरे से कहता है कि जो चीज तुम्हारे पास है वह हमें दे दो। जिस पर मैं कहता हूँ कि पहले मैं तुम्हारे बॉस से मिलना चाहता हूँ। वह कॉफी पीते हुए चारों तरफ देखता है, जैसे चेक कर रहा हो कि कोई ट्रैप तो नहीं है। फिर कहता है बॉस बिजी है, पहले चीज कंफर्म होगी फिर पैसे मिलेंगे। वह कहता है 30 मिलियन तुम्हारे अकाउंट में डाल दिए जाएंगे, जिससे तुम्हारी पूरी जिंदगी सिक्योर हो जाएगी। जिस पर मैं जानबूझकर ग्रीडी बनता हूं और कहता हूं 30 मिलियन कम है। चू शेंग ने कहा था इसकी कीमत 500 मिलियन है। यह सुनकर उसका चेहरा ठंडा हो जाता है। वह कप नीचे रखता है, आगे झुककर धीरे से कहता है कि कुछ पैसे जान देकर ही मिलते हैं। और तभी उसका फोन वाइब्रेट करता है, जिस पर वह एक नजर डालता है। मैसेज। उसका फेस थोड़ा चेंज होता है, जिस पर वो खड़ा हो जाता है। USB फ्लैश ड्राइव लेने के बजाय मैं एक बिजनेस कार्ड छोड़ देता हूँ
और कहता हूँ कि आज शाम 8 बजे इस एड्रेस पर आना जहां बॉस तुम्हें पर्सनली मिलना चाहता है। जिस पर उस बिजनेस कार्ड पर दिया हुआ एड्रेस सिटी का सबसे लग्जूरियस प्राइवेट क्लब होता है जिसका नाम जेंटिंग क्लब है, जहां बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते जाते रहते हैं और सिक्योरिटी इतनी टाइट होती है कि यहाँ बिना परमिशन के कोई अंदर नहीं जा सकता। फिर मैं 3 सिक्योरिटी चेक्स क्रॉस करता हूँ और जिसके बाद मुझे टॉप फ्लोर के एग्जीक्यूटिव लाउंज में ले जाया जाता है जो बेहद लग्जूरियस होता है, जहां ये ह्यूज फ्लोर टू सीलिंग विंडोज से पूरी सिटी का नाइट व्यू दिखता रहता है। जिस पर एक बूढ़ा आदमी लेदर सोफा पर बैठा होता है, उसकी बैक मेरी तरफ होती है और उसके हाथ में सिगार होता है जिसका स्मोक धीरे धीरे हवा में फैलता रहता है और एक मिडिल एज्ड आदमी साइड में रिस्पेक्टफुली खड़ा रहता है। फिर मैं डीप ब्रेथ लेता हूं और आगे बढ़ता हूं जिस पर कैप्टन मुझे सीवे के करंट सिचुएशन के बारे में सिग्नल देता है और बताता है कि उन्होंने नीचे शैंग लिन को ऑनरेडी सराउंड कर लिया है। जिस पर वो बूढ़ा आदमी बोलता है, क्या तुम्हें पता है तुमने हमारे प्लान का कितना नुकसान किया है? 50 मिलियन तो बस एक छोटा सा हिस्सा है। जिस पर वो बूढ़ा आदमी टर्न करता है और मैं शॉक्ड रह जाता हूँ क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि स्कूल का ऑनरी फाइटर लिन वानसन निकलता है जो लेक्चर्स में मॉरलिटी और लॉ की बातें करता रहता है। जिस पर लिन वानसन हल्का सा स्माइल करता है। उसका स्माइल बाहर से बहुत काइंड लगता है लेकिन अंदर से क्रीपी फील होता है और वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है एमनेशिया। फिर मैं यूएसबी ड्राइव उसे दे देता हूँ जिस पर वो कहता है कि लॉ बस स्ट्रांग लोगों का टूल होता है जिससे वो वीक लोगों को कंट्रोल करते हैं और तुम एक स्मार्ट पर्सन हो, तुम्हें समझना चाहिए कि फ्यूचर किसके साथ है। जिस पर मैं उसे देखता हूँ और मेरे दिल में गुस्सा भर जाता है क्योंकि पिछले लाइफ में मुझे इसी तरह के लोगों ने हेल में धकेल दिया था और फिर जब मैं यूजलेस हो गया था तो मुझे एक बीस्ट की तरह खत्म कर दिया गया। यह सुनकर लिन वानसन का स्माइल गायब हो जाता है और वो अपना हाथ वेव करता है जिस पर आसपास के साइड डोरस अचानक खुल जाते हैं और 4-5 ब्लैक कपड़ों वाले बॉडीगार्ड्स मुझे सराउंड कर लेते हैं और वो कहता है कि लगता है तुम कोनापरेट करने का प्लान नहीं कर रहे हो। जिस पर बॉडीगार्ड्स मुझ पर अटैक करने दौड़ते हैं और मैं अचानक सामने रखी मार्बल टी टेबल को पलट देता हूं जिससे एक लाउड आवाज होती है और वही आवाज सिग्नल बन जाती है। जिस पर लाउंज का टेम्पर्ड ग्लास इंस्टेंटली टूट जाता है और कई स्वॉट ऑफिसर्स रोप के सहारे अंदर उतरते हैं और गन फायर से बॉडीगार्ड्स को सप्रेस करते रहते हैं। फिर कैप्टन फायर एस्केप से अपनी टीम के साथ अंदर घुसता है और पूरा सीन केओस में बदल जाता है जहां स्क्रीम्स और गन शॉट्स एक साथ गूंजते रहते हैं। जिस पर लिन वानसन अभी भी सोफा पर कामली बैठा रहता है। उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल काम होता है और वो अपने हाथ का सिगार भी कैजुअली बुझा देता है और कहता है, ऑफिसर मैं तो बस अपने स्टूडेंट से बात कर रहा था, ये बॉडीगार्ड्स प्राइवेट हायर्ड हैं, सब प्रोसीजर्स लीगल हैं, तो तुम लोग ऐसे अंदर क्यों घुस आए? जिस पर वो मिडिल एज्ड आदमी मौका देखकर साइड डोर से भागने की कोशिश करता है लेकिन मैं तुरंत आगे बढ़कर उसे स्वॉर्ड से शोल्डर पर मारकर जमीन पर गिरा देता हूं। फिर मैं बोलता हूं, डायरेक्टर लिंशन क्या आपको ऐसे जैमिंग सिग्नल वाले डिवाइस की जरूरत है? और मैं टी टेबल के नीचे से एक छोटा ब्लैक बॉक्स निकालता हूं जो उनका सिग्नल ब्लॉकर होता है। जिस पर मैं बताता हूं कि उन्होंने ये अरेंज तो किया था लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि कैप्टन की टेक्निकल टीम लेटेस्ट क्वांटम एन्क्रिप्शन कम्युनिकेशन यूज करती है। फिर कैप्टन आगे बढ़ता है और लिन वानसन के सामने अरेस्ट वारंट दिखाता है और कहता है कि लिन वानसन पर क्रॉस बॉर्डर मनी लॉन्ड्रिंग ऑर्गेनाइज करने का शक है, अब आपको ब्यूरो चलकर इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करना होगा। जिस पर लिन वानसन खड़ा होता है और अपने सूट का कॉलर ठीक करता है। फिर वो मुझे देखता है, उसकी आंखों में एक अजीब सा शाइन होता है और वो कहता है, सेरिन तुम्हें लगता है मुझे पकड़कर सब खत्म हो जाएगा? ये तो बस आइसबर्ग का छोटा सा हिस्सा है। फिर उसे हैंडकफ लगाकर बाहर ले जाया जाता है जहां बाहर रिपोर्टर्स पहले से मौजूद होते हैं और वो जो पहले फिलैंथ्रोपिस्ट था अब माइक्रोलाइट में काफी एम्बैरेस्ड दिखता है। जिस पर मैं उसे पुलिस कार में बैठते हुए देखता हूं लेकिन मेरा दिल जरा भी रिलैक्स नहीं करता है क्योंकि कैप्टन मुझे क्वाइटली बताता है कि लिन वानसन के कंप्यूटर के सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स 5 मिनट पहले ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो गए। जिस पर लिन वानसन एक शब्द भी नहीं बोलता है लेकिन उसका लीगल टीम कॉरिडोर में भर जाता है और हर एक लॉयर अपने फील्ड का टॉप होता है। फिर टेक्निकल टीम भी टेंशन में आ जाती है क्योंकि लिन वानसन का हार्ड ड्राइव मिलिट्री ग्रेड फिजिकल डिस्ट्रक्शन डिवाइस यूज करता है और अगर इसे फोर्स से क्रैक किया जाए तो डेटा खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये ओल्ड फॉक्स बहुत कॉशियस है। जिस पर कैप्टन कहता है कि डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, हम इसे ज्यादा से ज्यादा 48 घंटे तक ही होल्ड कर सकते हैं। फिर मैं इंटरोगेशन रूम के बाहर वन वे ग्लास के सामने खड़ा रहता हूँ और लिन वानसन जैसे जानता है कि मैं उसे देख रहा हूँ और वो ग्लास की तरफ देखकर एक स्ट्रेंज स्माइल देता है। जिस पर मुझे अचानक याद आता है कि चू शेंग की नोटबुक में एक इनकॉन्स्पिक्यूअस नंबर लाइन थी जो कोऑर्डिनेट और डेट जैसी लगती थी। फिर मैं तुरंत वापस रूम में भागता हूँ और नोटबुक की कॉपी निकालता हूँ जिसमें लिखा होता है 2023-1024 जो कि कल की डेट होती है और उसके बाद 2 वर्ड्स लिखे होते हैं, सेट सेल। जिस पर मुझे समझ आता है कि ये कोई ट्रांसफर नहीं बल्कि शिपमेंट है और मैं तुरंत कैप्टन के ऑफिस में घुसता हूँ और नोटबुक टेबल पर पटक देता हूँ और कहता हूँ कि लिन वानसन इतना काम इसलिए है क्योंकि उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट शिपमेंट अब भी एक्सपोर्ट नहीं हुआ है। फिर मैं कैप्टन से पूछता हूँ कि लिन वानसन की ट्रेडिंग कंपनी क्या कल रात किसी एनर्जी इंस्ट्रूमेंट्स का एक्सपोर्ट कर रही है? जिस पर कैप्टन तुरंत कॉल करता है और 5
मिनट बाद मैं फिर से उसके ऑफिस में घुसता हूँ और नोटबुक टेबल पर रख देता हूँ, और लिन वानसन के काम होने की वजह समझ में आती रहती है। काम था क्योंकि उसका सबसे इंपॉर्टेंट शिपमेंट अभी तक एक्सपोर्ट नहीं हुआ था, जो कैप्टन के नाम वाली ट्रेडिंग कंपनी के अंडर जाता है, जिस पर पता चलता है कि कल रात एक बैच एनर्जी इंस्ट्रूमेंट्स एक्सपोर्ट होने वाला है। फिर कैप्टन तुरंत सही टाइम पर कॉल करता है और 5 मिनट बाद फोन रखता है। उसका फेस थोड़ा पैल हो जाता है और वो बताता है कि एक फॉरेन फ्लैग वाला फ्रीगाटर कल रात 8 बजे हॉनग कांग से निकलने वाला है, और उसकी डिक्लेरेशन में हाई वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स दिखाए गए हैं, जिस पर मुझे समझ आता है कि मनी लॉन्ड्रिंग बस एक तरीका है और उनका रियल पर्पस फेक ट्रेड्स के जरिए लीगली ह्यूज अमाउंट में मनी ओवरसीज ट्रांसफर करना है। और अगर ये शिप निकल गया तो लिन वानसन आराम से बाहर सेटल हो जाएगा और हमें उसका कोर अकाउंट कभी नहीं मिलेगा। इसके बाद मैं पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता हूँ और टॉप फ्लोर की रूफ पर चढ़ जाता हूँ, जहाँ हवा बहुत तेज चल रही होती है, और मैं जोर से किक मारता हूँ और सोचता हूँ कि फाइनल बैटल कल रात सी में होने वाला है। फिर फ्रेटर के पोर्ट छोड़ने से 6 घंटे पहले मैं पुलिस कार में बैठा होता हूँ और विंडो से बाहर तेजी से पीछे जाती स्ट्रीट को देखता रहता हूँ, जिस पर कैप्टन लगातार इमरजेंसी सर्च वारंट के लिए कॉल्स करता रहता है। उधर इंट्रोगेशन रूम में लिन वानसन वॉल की तरफ देखता रहता है और उसका लॉयर पीछे खड़ा होता है, जो पुलिस के सामने बेल एप्लीकेशन पुश करता है और कहता है कि आपके पास कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, रूल्स के हिसाब से आपको उसे छोड़ना पड़ेगा। जिस पर लिन वानसन खड़ा होता है, अपने स्लीव्स ठीक करता है और उसके फेस पर एक विक्टर वाली स्माइल होती है, जैसे उसे ऑलरेडी दिख रहा हो कि फ्रीगाटर ओपन सी में निकल रहा है। इसके बाद डॉक पर बहुत तेज हवा चल रही होती है और मैं स्वॉट टीम के साथ नेथन के जायंट शिप फार शोर पर पहुंचता हूं, जहां कंटेनर्स पहाड़ों की तरह नीटली स्टैक्ड होते हैं। जिस पर कैप्टन कहता है कि लिन वानसन का बेल प्रोसेस बस 1 घंटे में पूरा हो जाएगा और अगर हम इस 1 घंटे में कुछ नहीं ढूंढ पाए तो वो पूरी तरह फ्री हो जाएगा। फिर मैं तुरंत कार से कूदता हूं और ब्लैक नोटबुक की कॉपी पकड़कर पियर के एज की तरफ भागता हूं, जहां कोऑर्डिनेट्स उसी जगह पॉइंट करते हैं। जिस पर डॉक मैनेजर हमारे पास आता है और हमें रोकने की कोशिश करता है। वो काफी घबराया हुआ लगता है, उसकी नजरें बार बार कंटेनर्स की तरफ जाती रहती हैं और वो कहता है, ऑफिसर ये रूल्स के खिलाफ है, बिना अप्रूवल के कोई इन गुड्स को टच नहीं कर सकता। लेकिन मैं उसकी बात इग्नोर करता हूं और कंटेनर नंबर THX09 की तरफ बढ़ता हूं, क्योंकि नोटबुक का कोड गलत नहीं है तो लिन वानसन के सारे सीक्रेट्स यहीं छिपे होते हैं। उधर लिन वानसन अपने लॉयर के साथ इंटरोगेशन रूम से बाहर निकलता है और पुलिस स्टेशन के लॉबी में खड़ा होकर कैमरा के सामने अपनी टाई ठीक करता है और फिर से वही फेक फिलैंथ्रोपिस्ट वाला फेस बना लेता है और कहता है कि ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और उसे लॉ पर पूरा भरोसा है। जिस पर डॉक पर शंटिंग कार जोर की आवाज करती है और कंटेनर THX09 धीरे धीरे उठाकर ओपन स्पेस में रखा जाता है। फिर कैप्टन सर्च वारंट के साथ खुद अपने हाथों से कंटेनर की सील तोड़ता है और जैसे ही डोर खुलता है, अंदर टाइटली पैक्ड वुडन बॉक्सेस भरे होते हैं, जिन पर लेबल होता है प्रिसिजन मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स शेंगलिन। जिस पर कैप्टन कहता है कि अगर ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो हमारे पास कुछ करने का रीजन नहीं है। लेकिन मैं अंदर जाता हूं और हल्की चेंट्रिले जैसी स्मेल फील करता हूं और सबसे अंदर जाकर एक बॉक्स को स्टिक से खोलता हूं, जिसमें सच में इंस्ट्रूमेंट होता है, लेकिन उसका बेस थोड़ा सस्पिशियस लगता है। फिर मैं जोर से पुश करता हूं, जिस पर बेस थोड़ा स्लाइड होता है और नीचे एक हिडन लेयर रिवील हो जाता है, जहां गोल्ड या कैश नहीं होता बल्कि एक छोटा सर्वर चल रहा होता है और साथ में कई ओरिजिनल लेजर्स रखे होते हैं। जिस पर कैप्टन एक्साइटेड होकर कहता है कि मिल गया, और मैं सर्वर का डिस्प्ले ऑन करता हूं, जहां रियल क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन डेटा सामने आने लगता है। हर फंड का फ्लो क्लियर दिखता है और उसका फाइनल पॉइंट 0003 के ओवरसीज अकाउंट तक जाता है। और उससे भी इंपॉर्टेंट, लेजर में 0003 और ओवरसीज ऑर्गेनाइजेशन के बीच हैंडराइटन एग्रीमेंट भी होता है। जिस पर कैप्टन तुरंत कम्युनिकेशन डिवाइस निकालता है, उसकी आवाज कांप रही होती है और वो ऑर्डर देता है कि 0003 को तुरंत अरेस्ट किया जाए। उधर पुलिस स्टेशन के बाहर लिन वानसन का एक पैर ऑलरेडी बाहर निकलने वाला होता है। तभी पुलिस अचानक स्टेप्स से नीचे दौड़ते हुए आते हैं और उसे सीधे कार डोर पर दबा देते हैं। जिस पर वो चिल्लाता है कि ये इल्लीगल अरेस्ट है और वो कंप्लेन करेगा, लेकिन फिर भी स्ट्रगल करता रहता है और उसके गोल्ड ग्लासेस गिर जाते हैं, जिन्हें पुलिस पैर से कुचल देते हैं। फिर ऑफिसर कहता है कि डॉक से तुम्हारा प्राइवेट सर्वर और ओरिजिनल लेजर मिल चुका है, अब क्या कहना है। जिस पर लिन वानसन का फेस इंस्टेंटली पैल से ग्रे हो जाता है और वो फोन में डॉक की फोटोज देखता है और उसका पूरा शरीर ढीला पड़ जाता है। उधर डिटेंशन सेंटर में लियू रुयान भी लाइव न्यूज देख रहा होता है। वो शॉक में बैठा रहता है क्योंकि उसे उम्मीद थी कि लिन वानसन उसे बचा लेगा, लेकिन अब वो पूरी तरह टूट जाता है। इसके बाद नेक्स्ट रूम में ट्यूटर जोर से डोर नॉक करता है और समझ जाता है कि लिन वानसन अब खत्म हो चुका है और उसे डेथ सेंटेंस मिल सकता है। फिर मैं पियर पर खड़ा होकर सी ब्रीज फील करता हूँ और देखता हूँ कि लेजर्स पुलिस कार में लोड किए जा रहे हैं और अब कोई भी बचकर नहीं जा सकता है। मैं पियर पर सी ब्रीज में खड़ा रहता हूँ और उन लेजर्स को एक एक करके पुलिस कार्स में लोड होते हुए देखता हूँ, जिस पर मैं मन ही मन कहता हूँ कि अब तुम में से कोई भी इस मैटर से बच नहीं सकता। जिस पर जीरो वानसान को वापस इंटरोगेशन रूम में लाया जाता है। इस बार उसके साथ कोई लॉयर नहीं होता, वो एक थके हुए पुराने थीफ की तरह चेयर पर बैठा रहता है।
फिर जब मैं पुलिस स्टेशन लौटता हूँ तो उसे फेलनी सेक्शन की तरफ ले जाया जा रहा होता है और वो मेरी तरफ देखता है। उसकी आंखों में डिस्पेयर और कंफ्यूजन भरा होता है। उसे समझ ही नहीं आता कि मैं, एक ऑर्डिनरी सीनियर, उसके सबसे सीक्रेट प्लान के बारे में कैसे जान गया। इसके बाद कोर्ट उसे मल्टीपल फेलनीज के लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाता है और उसकी सारी पर्सनल प्रॉपर्टी कन्फिस्केट कर ली जाती है, जिस पर लियू रुयान और टू शेंग के चार्जेस भी उनकी डेथ के बाद सेटल कर दिए जाते हैं और लियू रुयान को 15 साल की सजा मिलती है। वो कोर्ट में चिल्लाता है लेकिन कोई भी उसके लिए सिंपैथी फील नहीं करता और वो वंस फेमस मेंटर अपने सारे ऑनर्स खोकर बाकी लाइफ प्रिजन में बिताता है। फिर मैं प्रिजन विजिटिंग रूम में जाता हूँ जहाँ आखिरी बार मैं लियू रोयान को ग्लास के पार देखता हूँ। उसका पूरा बॉडी वीक और टूटा हुआ लगता है और वो मुझसे प्लीड करता है कि पास्ट को देखकर क्या मैं उसे कुछ लिविंग एक्सपेंसेस दे सकता हूँ, क्योंकि उसके पेरेंट्स बैंकरप्ट होकर स्ट्रीट्स पर रह रहे हैं। जिस पर मैं उसे देखता हूँ लेकिन मेरे दिल में कोई भी फीलिंग नहीं आती है और मैं उससे कहता हूँ कि ये रास्ता तुमने खुद चुना था। जब तुमने पिछले लाइफ में मुझे मारा था तब क्या तुमने सोचा था कि मुझे भी जीने का चांस मिलना चाहिए? यह सुनकर लियू रुयान स्टंडन रह जाता है और उसे समझ नहीं आता कि मैं क्या कह रहा हूँ। इसके बाद मैं खड़ा होता हूँ और फिर वहां से निकल जाता हूँ और प्रिजन गेट के बाहर अपने पेरेंट्स को वेट करते हुए देखता हूँ, जिन्होंने एक नई कार खरीदी होती है जो ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती लेकिन हमारे फैमिली के रीस्टार्ट का सिंबल बनती है। फिर स्कूल मेरे लिए ऑनर रेस्टोरेशन सेरेमनी रखता है और मुझे क्लोजिंग एलुमनी अवार्ड दिया जाता है और मैं पूरा प्राइज मनी लॉ स्कूल की पॉवर्टी वाइटैलिटी इकोनॉमिक्स कमेटी में लिन वॉनसन के गाइडेंस डेस्क को डोनेट कर देता हूँ, जिस पर सिटी का पूरा मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन मुझे पता होता है कि उस फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन का बैज अभी भी मेरे माइंड में छपा हुआ है। फिर कैप्टन मुझे बताता है कि लिन वॉनसन उस ऑर्गेनाइजेशन का बस एक एजेंट था और रियल मास्टरमाइंड ने उससे सारे कनेक्शंस कट कर दिए हैं। इसके बाद लाइफ फिर से नॉर्मल लगने लगती है। मैं ग्रेजुएट स्कूल में एडमिशन लेता हूँ और रोज लाइब्रेरी और क्लासरूम के बीच चलता रहता हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैं अलर्ट रहता हूँ और लिन वॉनसन के सर्वर से मिले कोड के लेफ्टओवर्स से एक मॉनिटरिंग प्रोग्राम बनाता हूँ। फिर एक रात लेट में अचानक मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर मैप में एक रेड डॉट तेजी से ब्लिंक करने लगता है, जो उस डीप सी ऑर्गेनाइजेशन के बैकअप नोड को दिखाता है और उसकी लोकेशन सिटी के दूसरे साइड पर होती है, जिस पर मुझे रियलाइज होता है कि यह बैटल अभी खत्म नहीं हुई है। लिन वॉनसन जरूर गिर गया लेकिन डीप सी अभी भी जिंदा है। फिर मैं अपना कोट उठाता हूँ और डॉर्मेट्री से बाहर निकल जाता हूँ। कैंपस का बैक माउंटेन पाथ पूरी तरह शांत होता है, सिर्फ हवा में पत्तों की आवाज सुनाई देती है, जिस पर अचानक एक ट्री के नीचे खड़ा एक ब्लैक शैडो दिखता है, जैसे वो काफी देर से मेरा इंतजार कर रहा हो। और वो कहता है, होली स्पिरिट, तुम बहुत स्मार्ट हो और स्मार्ट लोग ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहते। लिन वॉनसन इसका एग्जाम्पल है। जिस पर मैं रुक जाता हूँ और क्वाइटली अपने पॉकेट में अलार्म को टच करता हूँ और उससे पूछता हूँ कि तुम कौन हो, जिस पर वो जवाब देता है कि मैं वो हूँ जो चू शेंग का डेट कलेक्ट करने आया है और तुम सोचते हो कि लेजर मिल गया तो तुम जीत गए, लेकिन वो तो बस वही था जो हम तुम्हें दिखाना चाहते थे। फिर वो शैडो अपनी पॉकेट से एक सेम बैज निकालता है और मेरे पैरों के पास फेंक देता है, जिसे देखकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता है, क्योंकि अब मुझे समझ आता है कि लिन वॉनसन का डाउनफॉल भी इस ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग का हिस्सा था और मैं अनोनली उनका टूल बन गया। जिस पर मैं उस शैडो की तरफ देखता हूँ और मेरी आईज में डिटर्मिनेशन आ जाता है और मैं सोचता हूँ कि अगर वो गेम खेलना चाहते हैं तो मैं भी एंड तक खेलूंगा। लेकिन वो शैडो जल्दी से वुड्स में गायब हो जाता है और मैं उसे ब्लाइंडली चेस नहीं करता, बल्कि नीचे झुककर उस बैज को उठाता हूँ जो लिन वॉनसन वाले बैज से ज्यादा हैवी होता है और उसके पीछे 003 नंबर एंग्राव्ड होता है। फिर मैं वो बैज कैप्टन को देता हूँ और टेक्निकल टीम हाई पावर्ड माइक्रोस्कोप से चेक करती है, जहां उन्हें उस नंबर के अंदर एक टाइनी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मिलता है जो एक पैसिव टाइम लोकेटर होता है और जैसे ही कोई इसे स्पेसिफिक एरिया में लेकर जाता है उन्हें सिग्नल मिल जाता है। जिस पर मुझे समझ आता है कि शैडो मुझे मारने नहीं आया था बल्कि मार्क करने आया था, ताकि वो जान सके कि मेरे पीछे कोई और हायर लेवल प्लेयर है या नहीं। इसके बाद मैं डिसाइड करता हूँ कि अगर वो ट्रैकिंग खेलना चाहते हैं तो हम रिवर्स ट्रैकिंग करेंगे और मैं टेक टीम से बैज में एंटी लॉस पर्ल्स इम्प्लांट करवाता हूँ, ताकि अगर वो मेरी लोकेशन ट्रैक करें तो उनका मिड रेंज एड्रेस एक्सपोजर्स हो जाए। फिर अगले 3 दिनों तक मैं लगातार उसी प्लान पर काम करता रहता हूँ। लाइब्रेरी में मैं हमेशा की तरह बैठा रहता हूँ, ऐसे एक्ट करता हूँ जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन इंटरनेट की दुनिया में कैप्टन अपनी टेक टीम के साथ उस पल्स को फॉलो करता रहता है और धीरे धीरे सिटी के अंडरग्राउंड नेटवर्क तक पहुंचता रहता है, जिस पर सिग्नल एक बैक स्ट्रीट वाले प्राइवेट क्लब में बार बार फ्लैश होने लगता है, जो पहले 0003 के आने जाने की जगह हुआ करता था। ऊपर से वो एक प्राइवेट सेलर लगता है, लेकिन असल में वही डीप सी का कोर मशीन रूम होता है। फिर कैप्टन कहता है कि उन्होंने बेट ले लिया है और मैं जानबूझकर अपना बैज लेकर बैक स्ट्रीट में चलता हूँ, जिस पर स्क्रीन पर रेड डॉट धीरे धीरे मेरे कोऑर्डिनेट्स के करीब आता रहता है और आखिर में एग्जैक्टली मेरे लोकेशन से मैच हो जाता है। जिस पर मैं क्लब हाउस के दरवाजे पर खड़ा होता हूँ, उस बंद काले डोर को देखता हूँ और समझ जाता हूँ कि असली मास्टरमाइंड अंदर ही है। और फिर मैं डोर पुश करके अंदर जाता हूँ
लेकिन अंदर पूरा प्लेस खाली होता है। हवा में हल्की इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटी फील होती है और मैं स्टेयर्स से नीचे बेसमेंट की तरफ जाता हूँ। मेरी पॉकेट में रखा बैज हल्का गर्म होने लगता है, जो दिखाता है कि सामने वाला मेरे सिग्नल को तेजी से रीड कर रहा है। फिर मैं बेसमेंट का आखिरी डोर खोलता हूँ, जहां वॉल पर लगे सर्वर स्क्रीन्स डार्क ब्लू लाइट में फ्लिकर करते रहते हैं और एक ब्लैक शैडो मेरी तरफ बैक करके केबल्स के बीच बैठा होता है, जिस पर वो कहता है, सेक्रेड फॉरेस्ट, तुम मेरी सोच से ज्यादा बोल्डिश निकले। क्या तुम्हें लगता है कि तुम पुलिस को यहाँ खींचकर जीत जाओगे? और वो टर्न करता है। उसके हाथ में एक रिमोट होता है जो फिजिकल डिस्ट्रक्शन डिवाइस होता है। वो कहता है कि जैसे ही वो इसे प्रेस करेगा सारे मनी लॉन्ड्रिंग रिकॉर्ड्स खत्म हो जाएंगे। जिस पर मैं कहता हूं कि तुम प्रेस कर सकते हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि 3 मिनट पहले इस रूम का सारा डेटा पुलिस क्लाउड में सिंक हो चुका है। यह सुनकर सोम्ब्र शॉक हो जाता है और कीबोर्ड पर तेजी से टाइपिंग करने लगता है, लेकिन उसे पता चलता है कि सिस्टम अब उसके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि चू शेंग की नोटबुक में सिर्फ कोऑर्डिनेट्स ही नहीं बल्कि उनके सिस्टम का बैकडोर भी था। और मैं पिछले आधे महीने से इसी मोमेंट के लिए तैयारी कर रहा था। जिस पर शैडो गुस्से में अपनी वेस्ट से वेपन निकालने की कोशिश करता है, लेकिन मैं तुरंत पीछे की तरफ जंप करता हूं और एक सर्वर कैबिनेट से टकरा जाता हूं। उसी समय बेसमेंट का वेंटिलेशन सिस्टम टीयर गैस छोड़ता है और कैप्टन स्वॉट टीम के साथ ऊपर से एंट्री करता है और तुरंत उस ब्लैक शैडो को जमीन पर गिरा देते हैं और उसे अरेस्ट कर लेते हैं। फिर मैं उसका मास्क हटाता हूं और देखकर शॉक्ड रह जाता हूं, क्योंकि वो स्कूल सिक्योरिटी ऑफिस का डिप्टी डायरेक्टर निकलता है। मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन हमारे बीच तक इन्फिल्ट्रेट कर चुकी थी, जिस पर इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि वही डीप सी का लास्ट सीनियर एजेंट था इस कंट्री में। और उसके पकड़े जाने के बाद पूरे मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क की स्ट्रक्चर पूरी तरह सामने आ जाती है, जिस पर पता चलता है कि जीरो वंसान सिर्फ फंड्स हैंडल करता था और ये डिप्टी डायरेक्टर सिक्योरिटी और एविडेंस डिस्ट्रक्शन संभालता था, जबकि असली बिग बॉस एक ओवरसीज इन्वेस्टमेंट ग्रुप होता है। फिर उसकी इन्फॉर्मेशन के आधार पर पता चलता है कि उनके पास अभी भी एक लास्ट इलीगल फंड बाकी है, जो आज रात उनके एस्केप के लिए यूज होने वाला है। जिस पर मैं तुरंत उसके अथॉरिटी से उनके कोर सिस्टम में लॉगिन करता हूं और स्क्रीन पर दिखता है कि करीब $300 मिलियन का फंड फाइनल व्हाइट वॉशिंग प्रोसेस में है, जिसे हजारों छोटे अकाउंट्स में डिवाइड करके वर्चुअल करेंसी प्लेटफॉर्म के जरिए बाहर भेजा जा रहा है। फिर कैप्टन मुझे सिर्फ 10 मिनट देता है और कहता है कि अगर मैं उनका एन्क्रिप्शन तोड़ दूं तो ये पूरा अमाउंट रोका जा सकता है। जिस पर मैं कंप्यूटर के सामने बैठता हूं और तेजी से टाइपिंग शुरू करता हूं। ये सिर्फ जस्टिस के लिए नहीं बल्कि अपने पास्ट लाइफ का हिसाब चुकाने के लिए भी करता हूं। तभी सामने वाले हैकर्स मेरे अटैक को डिटेक्ट कर लेते हैं और जोरदार काउंटर अटैक शुरू कर देते हैं। स्क्रीन पर कोड्स की फ्लड आने लगती है और मेरे माथे पर ठंडा पसीना आने लगता है। 3 मिनट, 2 मिनट, समय तेजी से खत्म होता रहता है और जैसे ही प्रोग्रेस 90% के पास पहुंचती है, अचानक उनका डिफेंस कोलैप्स हो जाता है और सारे फंड्स फ्रीज हो जाते हैं। जिस पर बाहर इंटरोगेशन रूम के पास जोरदार चीयर्स सुनाई देते हैं, क्योंकि ये 300 मिलियन फ्रीज होने का मतलब है कि डीप सी की पावर इस कंट्री में पूरी तरह खत्म हो चुकी है। फिर 3 महीने बाद सिटी के हिस्ट्री का सबसे बड़ा ट्रांसनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग केस ऑफिशियली कंक्लूड होता है, जिस पर लिन वॉनसन, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का डिप्टी डायरेक्टर, मेंटर और बाकी मेन कल्प्रिट्स को लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी विद डिले की सजा मिलती है, जबकि लियू रुयान को की क्लूज देने के लिए 12 साल की सजा होती है। इसके बाद मैं फिर से प्रिजन जाता हूं, इस बार फाइनल प्रोसीजर्स के लिए, और कॉरिडोर में लियू रुयान को देखता हूं, जिसे लेबर कैंप के लिए ले जाया जा रहा होता है। वो रफ यूनिफॉर्म में होता है, उसके बाल बिखरे हुए होते हैं और उसकी आंखें पूरी खाली लगती हैं। जिस पर वो मुझे देखता है, उसके होंठ हिलते हैं जैसे वो कुछ कहना चाहता हो, लेकिन फिर वो सिर झुका लेता है और मैं बिना रुके आगे बढ़ जाता हूं और उसे दूसरी बार देखने की भी जरूरत महसूस नहीं करता। अब वो मेरे लिए बस एक नाम बन चुका है और मैं कोर्ट हाउस से बाहर निकलता हूं, जहां ब्राइट सनलाइट फैल रही होती है एंड रिपोर्टर्स चारों तरफ इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन मैं सभी इंटरव्यूज मना कर देता हूं और कहता हूं कि मैं बस एक नॉर्मल लॉ स्टूडेंट हूं, जो वही कर रहा है जो उसे करना चाहिए था। मैं बस एक ऑर्डिनरी लॉ स्टूडेंट हूं। जिस पर मेरे पेरेंट्स दूर से मुझे वेव करते हैं। वो अब पहले से काफी यंग दिखते हैं और उनके चेहरे पर अब वो डर और झिझक नहीं होती और मैं उनके पास जाकर उन्हें कसकर हग करता हूं। उस पल मैं सच में फील करता हूं कि मैं दोबारा जीने लगा हूं। मेरे पिछले लाइफ के नाइटमेयर्स, वो ठंडी मार और होपलेस मोमेंट्स, सब कुछ इसी पल में पूरी तरह खत्म हो जाता है। 1 साल बाद यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन सेरेमनी में मैं डली हॉल में स्टेज पर आउटस्टैंडिंग ग्रेजुएट्स के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में खड़ा होता हूं और ऑडियंस में मेरे पेरेंट्स और गोल्डन नीडल टीम के कैप्टन बैठे होते हैं और वो सभी मेरे लिए क्लैप करते रहते हैं। जिस पर मैं बोलता हूं कि लॉ सिर्फ रूल्स नहीं है, ये वीक लोगों के लिए शील्ड है और स्ट्रांग लोगों के लिए स्वॉर्ड है और हमारा काम है कि ये स्वॉर्ड हमेशा गलत लोगों के सिर पर लटका रहे। इसके बाद सेरेमनी खत्म होने पर मैं कई टॉप ऑफर्स को रिजेक्ट कर देता हूं और पब्लिक सिक्योरिटी सिस्टम के पब्लिक लॉयर टीम ज्वाइन करने का डिसीजन लेता हूं। फिर मैं सोचता हूं कि जो मैंने सीखा है उससे मैं उन लोगों को प्रोटेक्ट करूंगा जो मेरे पिछले लाइफ की तरह हेल्पलेस हैं। शाम को मैं अकेले बीच पर जाता हूं, जहां वेव्स बार बार रीफ से टकराती हैं
और उनकी आवाज साफ सुनाई देती है, जिस पर मैं अपनी पॉकेट से वो डीप सी बैज निकालता हूँ और पूरी ताकत से उसे सी में फेंक देता हूँ और उसे वेव्स में खोते हुए देखता रहता हूँ। उसके साथ ही मेरे सारे सन्स, बेट्रेयल और पेन भी उसी सी में डूब जाते हैं और सब कुछ खत्म होता है। तभी फोन बजता है। कैप्टन का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि एक नया केस आया है जिसमें उसे लीगल एडवाइस चाहिए, जिस पर मैं मुड़ता हूँ और रोड के साइड खड़ी कार की तरफ चलने लगता हूँ। सनलाइट मेरी शैडो को लंबा और सीधा बना देती है और इस बार मैं लाइट की तरफ चल रहा होता हूँ। अब कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। जस्टिस कभी देर से आता है, लेकिन जब कोई आगे बढ़कर खड़ा होता है तो वो कभी मिसिंग नहीं होता है।